सुबह सवेरे वीनस के साथ सुनहरी रोशनी के साथ साए का पीछा करते हुए सजीद हुसैन खुशी के साथ ऑन एयर आपके और मेरे लिए सूरज की रोशनी का इशारा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। सुबह सवेरे में साजिद हुसैन और अमारा सिद्दीक का अस्सलाम वालेकुम। और सुबह सवेरे हमेशा आप हफ्ते और इतवार को लाइव देखते हैं सुबह 10 से 12 बजे के दरमियान, और बड़ा इन्फॉर्मेटिव शो आपके लिए हम सुबह सुबह लाते हैं। और आज भी हम बहुत सारे मकातब फ़िक्र के लोगों से आपको मिलवाएंगे, उनसे पूछेंगे उनकी ज़िंदगी के बारे में, उनसे पूछेंगे मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान के बारे में, उनसे पूछेंगे कि आप के टाइम का पाकिस्तान और आज का पाकिस्तान कैसा है। मुत्तादिद बातें करेंगे। इस वक्त जो स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं, आप पेशे से डॉक्टर हैं, फैमिली फिजिशियन हैं, और न सिर्फ डॉक्टर होने के साथ साथ बड़ी जॉली तबीयत के मालिक हैं। अच्छा गाना गा लेते हैं, अच्छे सिंगर हैं, अच्छे पोएट हैं, बहुत सारा टैलेंटेड है। बहुत सारे लोग होते हैं गॉड गिफ्टेड होते हैं ना, जिनको खुदादाद सलाहियतें होती हैं। अल्लाह ताला ने बहुत सारी सलाहियतों से आपको नवाजा है। वन एंड ओनली डॉक्टर फजल शेख साहब में ज्वाइन के। सर खुश आमदीद कहेंगे डॉक्टर साहब। मेहरबानी, कैसे मिजाज हैं तारीफ आपके? की। हाँ, आप डिजर्व करते हैं सर। अच्छा, ऐड करूं, मैंने अभी प्रोफेशनल रिसर्चर का कोर्स किया है जना हॉस्पिटल से। देखें अभी तक जारी है। इसको कहते हैं लगाओ दिलचस्पी, अपने आप से लगाओ, खुद को बिजी रखना अपनी जिंदगी नो मैटर व्हाट एज। हाँ, नो मैटर व्हाट एज व्हाट एक्सपीरियंस ये लगे रहते हैं। तो इसीलिए मैं इनको कहता हूँ कि आपको अल्लाह ताला ने खुदादा से सलाहियतें दी हैं। और डॉक्टर साहब, पहले तो आप आए और हर 2, 4, 6 माह में अक्सर आप आते रहते हैं। और आज क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि कुछ वो कहते हैं ना, हटके आपसे सवालात करना है, कुछ ऐसे जो पहले नहीं हुए थे। सबसे पहले ये बताएं कि ये आगाज़ सफ़र मेडिकल ही क्यों, डॉक्टर ही क्यों, कुछ और भी तो बन सकते थे, या ये विश थी कि मैंने डॉक्टर ही बनना है? देखें, मैंने 68 में 8वीं जमात में डिसाइड करना था सबको। मैं हमेशा 100% मार्क्स लेता था, या 90 से 100। अलजबरा ट्रिग्नोमेट्री से थोड़ी कट जाती थी, तो 90 से 100% मार्क्स इंटेलिजेंट था। तो मेरे वालिद ने ये नहीं कहा कि ये जाओ, तो मैंने कहा डिसाइड करो खुद। मैंने रात को सो गया, मतलब सोचा सुबह को वालिद साहब को कहा कि मैं जो है MBBS करूँगा, डॉक्टर बनूंगा। रुझान भी था हमेशा, उधर बच्चे होते थे, जैसे ही बड़े होते थे, आप क्या बनना चाहोगे? आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर टू सर्व द पुअर पीपल। बहुत सारे डॉक्टर साहब से हम सवालात करेंगे, और मुझे उम्मीद है डॉक्टर साहब की शख्सियत में ये पहलू भी है कि वो हमें बोर नहीं होने देते। इनकी ज़िंदगी बहुत सारे वो कहते हैं ना वाक़ियात से भरी हुई है। डॉक्टर साहब, अगर डॉक्टर ना होता तो मैं इंजीनियर होता, और अगर मैं इंजीनियर ना होता तो मैं पायलट होता। तो आप अगर डॉक्टर ना होते तो क्या होते? मैं डॉक्टर न होता, बड़ा दुनिया का बड़ा कार्डियोलॉजिस्ट बन गया था। हार्ट स्पेशलिस्ट। ओके। क्यों ना डॉक्टर बनता? मैं इंटेलिजेंट था, जो मैं उस वक्त कर सकता था अपनी चॉइस पे करता था। मैं आपको छोटा सा वाक़या बताऊं। उधर लाड़काना में या सिंध में से कच्चा और पक्का सिंधी प्राइमरी, प्राइमरी में मुझे अब्बा ने दाखिल करा, लेकिन दाखिला नहीं किया। तो DEO होता है, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, उसकी बेटी आई उधर। तो टीचर ने कहा जो इसको टच करेगा उसको मारूंगा मैं बागी बन गया। दूसरी लड़कियां बैठी थी, को एजुकेशन थी। हाँ। पहली जमात से पहले 5-6 साल की। बताएं। तो मैंने जानबूझ के टच किया, बागी बन तबीयत थी जी। उसने वाकई मारा। अच्छा जी। मैं जो है 6 महीने गायब हो गया, फिर अचानक अल्लाह को मंजूर था, उसकी डेथ हो गई, फिर आया। तो इतना माशाल्लाह ज़हीन था मैं कि बगावत की
औरतों के हकूक के लिए मैंने आवाज़ उठाई। अच्छा डॉक्टर साहब कहते हैं कि मतलब जो डॉक्टर है पहले तो बचपन में सोचते हैं कि हम गरीबों की मदद करेंगे, गरीबों का मुफ्त इलाज करेंगे, लेकिन जब वो डॉक्टर बन जाते हैं फिर उनका जो है वो चेंज हो जाता है सारा। फिर वो कहते हैं कि नहीं अब हमने सब कुछ जो है ना वो चार्ज बस अब हमने नोट कमाना है, बस इंसानियत ख़त्म। अभी तो ऐसे नहीं कहते कि डॉक्टर बन के गरीबों की खिदमत करेंगे, अभी तो कहते हैं प्रोफेशन है, हम कमाएं क्यों नहीं करें। प्रोफेशन आजकल के दौर हम लोग ऐसे कहते थे बच्चे। जी जी। तो अभी तो मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड हो गई है ना, खर्चे हैं, आपको इंग्लैंड जाना है, अच्छा फिर MBBS से पूरा भी नहीं होता, आपको क्वालिफिकेशन करनी है, एक्स्ट्रा पोस्ट ग्रेजुएशन जिसको बोलते हैं, फारसीज करनी है, MRCP, लंदन जाना है, अमेरिका, पैसे कहाँ से लाएंगे जी। तो इतना इन्वेस्ट करते हैं तो फिर लूटते भी हैं, सही ज़्यादा नहीं लूटते, लेकिन अपना वो ये नहीं कि सिर्फ गरीबों की खिदमत करेंगे, गरीबों की खिदमत भी करते हैं सरकारी अस्पताल में, लेकिन प्रैक्टिस भी तो करनी होती है। इंसान भी तो है ना, उसको पेट चाहिए और चीज़ें चाहिए, तो वो भी। चलिए जी, एक और आपको गैस का हम तारुफ करवाते हैं और आप भी किसी तारुफ के मोहताज हैं। फिर कराची शहर में लाइव शो में पहुंचना ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, और बशारत साहब आपका नाम है, आप मार्केटिंग एक्सपर्ट हैं, डिजिटल एक्सपर्ट हैं, और कितनी एक्सपर्टीज़ आप रखते हैं। आपसे भी पूछते हैं क्या कैसे मिजाज है सर, खुश आमदीद कहेंगे बशारत। बहुत शुक्रिया। कैसे पहुंचे? कराची में ट्रैफिक होता है सुबह सुबह? ट्रैफिक की तो सूरत हाल आपके सामने बहुत ज़्यादा इस वक्त ख़राब है। इस वक्त भी अगर आप एक्सपो सेंटर के सामने जाएं तो कुछ शो चल रहा है, एक्सपो में कोई नुमाइश लगी हुई है जिसकी वजह से बेहद ट्रैफिक जैम है, बट ये है कि काफ़ी मुश्किल है। हाँ। लेकिन नाशुक्री नहीं करना चाहिए, हर चीज़ में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि वो हमें सेफली पहुंचा देता है। अच्छा, मार्केटिंग एक्सपर्ट तो समझ में आता है, ये डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट मतलब ये कि वो जो सोशल मीडिया की मार्केटिंग होती है, ऐसे ही है? एग्जैक्टली हमारी फील्ड थोड़ी सी डिफरेंट है। हम पहले देखा जाए तो आपकी जो मार्केटिंग थी वो ज़्यादातर लाइव चीज़ों पे डिपेंड करती थी, लाइक न्यूज़पेपर में आपने कोई मार्केटिंग कर ली, आपने बिलबोर्ड्स लगा दिए। लेकिन चूंकि टेक्नोलॉजी का रुझान दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, आज हर शख्स के पास इवन छोटे 10 साल के बच्चे, 5 साल के बच्चे के पास भी मोबाइल है, और हमारे वालिदैन जो कि 70-80 साल तक भी पहुंच चुके हैं उनके पास भी मोबाइल है। तो आज किसी भी कस्टमर को टारगेट करना है तो हमारे लिए सबसे इजी जो चीज़ है वो है मोबाइल फ़ोन या फिर कोई डिजिटल डिवाइस। सो वी बिलीव इन डिजिटल मार्केटिंग के जितना भी आज आप कस्टमर अपना पास ला सकते हैं वो डिजिटल एस्पेक्ट से ज़्यादा ला सकते हैं रादर देन आप लाइव मार्केटिंग करें किसी और फॉर्म में जाके। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है नाउ अ डेज, आजकल तो बस हर तरफ जी डिजिटल मार्केटिंग की वाह। अच्छा, वो पेड होती है ये? एग्जैक्टली, देयर आर 2 वेज इसमें। हम फॉर एग्जांपल एक कहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें हम अपनी नॉर्मल फेसबुक पेज बनाते हैं जिसमें हम अपनी प्रोफाइल पे कुछ पोस्ट या पिक्चर्स पोस्ट करते हैं, और उस पर आपको पता है कि एवरी प्लेटफॉर्म इज कनेक्टेड टू अर्न समथिंग। कोई भी चीज़ दुनिया में फ्री नहीं है। अगर फेसबुक आपको फ्री है तो दे चार्ज फ्रॉम बिजनेसेस, ठीक है। उसको अगर अपनी जो कहते हैं ना साइकिल रन करनी है तो वो बिजनेसेस से इन टर्म्स ऑफ एड्स पैसे लेता है। तो अगर एक बिजनेस नॉर्मल फेसबुक पे अपने पेज पे जस्ट पोस्टिंग करता रहेगा, दैट मीन्स कि उसको वो रीच नहीं मिलेगी। वो सोचेगा कि यार मेरा जो कंपेटिटर है उसको अगर 1000 व्यूज मिल रहे हैं एक वीडियो पे और मुझे सिर्फ 1 व्यू मिल रहा है, दैट मीन्स कि मुझे इसको ऑर्गेनिक की जगह पेड मार्केटिंग की तरफ ले जाना होगा, मुझे इसको बूस्ट करना होगा। देन दे इन्वेस्ट ऑन बूस्टिंग द पोस्ट और मेकिंग दैट पोस्ट वायरल थ्रू द पेड एड्स। फिर वो पे करते हैं और देन उसके बाद एल्गोरिथम उसको रीड करता है और उनकी राइट ऑडियंस तक पहुंचाता है। अच्छा बशारत, आपकी क्या डिजिटल मार्केटिंग उस वक्त सक्सेसफुल हो जाती है जब आप समझते हैं कि आपको फॉलोअर्स मिल गए हैं और लाइक्स मिल गए हैं? नहीं, हमारा बेसिकली कस्टमर जर्नी होता है। हमारे पास डिफरेंट किस्म के कस्टमर्स आते हैं। वी मोस्टली डील इन इंटरनेशनल क्लाइंट्स। हमारे पास इंटरनेशनल क्लाइंट्स आते हैं, उनका हर किसी का अलग अलग गोल आता है। कोई कहता है कि मुझे अपने बिजनेस पे लीड्स चाहिए, फॉर एग्जांपल मुझे कस्टमर्स चाहिए। फॉर एग्जांपल किसी बंदे ने मेरे ऐड पर क्लिक किया, उसने मुझे अपना नाम बताया, उसने मुझे अपना फ़ोन नंबर बताया और वट एवर द सर्विसेज रिक्वायर्ड। फॉर एग्जांपल एक वर्कशॉप है उस गाड़ियों की, अगर एक कस्टमर है जिसकी गाड़ी ख़राब है, उसने फेसबुक पे ऐड देखा, उसने उस पर क्लिक किया, अपना इन्फॉर्मेशन फिल कर दी, दैट मीन्स दैट इज़ अ क्वालिफाइड लीड, दैट इज़ अ क्वालिफाइड कस्टमर फॉर आवर एड्स। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं हमारे कंपेटिटर्स जो कि जानबूझ के रॉन्ग एंट्रीज करते हैं जिनको ज़रूरत नहीं होती है, तो हम फिर वो IPs ब्लॉक करते हैं। हर जगह स्पैमिंग और स्पूफिंग पाई जाती है। आपके हर बिजनेस में लोग आपके राइवल्स होते हैं जो कि आपको तबाह करने की कोशिश करते हैं।
बट वी नो सम ऑफ द आईपीस, हम उसे फिर ब्लॉक करते हैं और जब हमारे पास क्वालिफाइड ये बड़ा टेक्निकल सब्जेक्ट है, इसको हम आगे बढ़ाते हैं ना, एक वक्फा लेते हैं, एक वक्फे के बाद आते हैं। सुबह सवेरे वीनस के साथ, सुनहरी रोशनी के साथ, साए का पीछा करते हुए सजीद हुसैन, खुशी के साथ ऑन एयर, आपके और मेरे लिए सूरज की रोशनी का इशारा। सुबह सवेरे वीनस के साथ, सुनहरी रोशनी के साथ, साए का पीछा करते हुए सजीद हुसैन, खुशी के साथ ऑन एयर, आपके और मेरे लिए सूरज की रोशनी का इशारा। जी, वेलकम बैक टू द शो। हम डॉक्टर फजल से बात करेंगे, एक जनरल डिस्कशन करेंगे। डॉक्टर फजल, आजकल की माओं के ये शिकायत है कि जैसे ही मौसम चेंज होता है तो हमारे बच्चों को नज़ला, खांसी, ज़ुकाम शुरू हो जाता है, तो इसके लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए ख़ास तौर पे ठंडा पानी से अवॉइड करना चाहिए जी और ये चेक करना चाहिए कि क्यों हो रहा है। जी ख़ास तौर पे मट्टी होती है, उसकी वजह से भी हो सकता है, जी लेकिन वो जैसे इलाके के पे भी डिपेंड करता है किस किस इलाके में। ख़ास तौर पे ठंडा पानी पीने से होता है। जी डॉक्टर अभी साहब, आजकल मौसम भी चेंज हो रहा है, मौसम चेंज हो रहा है तो दे आर प्रोन टू ज़्यादा जी। अच्छा डॉक्टर साहब, मतलब महंगे महंगे इलाज बता देते हैं डॉक्टर, एंटीबायोटिक्स दे देते हैं जो कि बच्चों के लिए सही नहीं होती है, तो आप कुछ घरेलू बताना चाहेंगे कि घर में ख़वातीन क्या करें कि बच्चे जो हैं एटलीस्ट वो थोड़ा कंफर्टेबल फील करें? बच्चे जो है ज़ुकाम खांसी वगैरह के लिए उनको बचाना चाहिए पानी वगैरह से, और अभी मौसम चेंज हो रहा है तो उस हिसाब से सर्दियाँ आएंगी तो उसी तरीके से कहते हैं करना शहद वगैरह भी चाहिए, अच्छा और होता है। जंक फूड वगैरह से अवॉइड करना चाहिए, तेल वगैरह जो ख़राब है उसे अवॉइड करना चाहिए, हेल्दी लाइफ स्टाइल होना चाहिए। ख़ास तौर पे ये इम्पॉर्टेंट है, रात को जो है सोना चाहिए टाइम पे सुबह को जागना चाहिए। इसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। अच्छा। ये भी प्रॉब्लम्स जैसे आप बताया, ये भी प्रॉब्लम इससे भी हो सकते हैं। एक बहुत बड़ा एक जंक फूड, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब आजकल एक फैशन बन गया है ना, और फिर कराची की आवाम 4 बजे सोएगी, पूरी रात खाएगी पिएगी, है ना, फिर वो वॉक नहीं करेगी, सो जाएगी, फिर अक्सर शिकायत आती है जी पेट फूल जाता है, गैस भर जाती है पेट में। फिजिकल एक्टिविटी ज़रूरी है, तो ये कॉमन नहीं हो गया आजकल? कॉमन हो गया है ना? स्लगिश लाइफ हो गए, तो सुस्त लाइफ हो गई है। अच्छा, एक्टिव होना चाहिए। इसका Physical इलाज activity- इलाज फिजिकली है, पेट भर जाना, फूल जाना, डकारें आना। हाँ, ये तो खाना जैसा खाएंगे उसकी वजह से होगा। अच्छा, एक और चीज़ होती है, जो बंदे ख़ास तौर पे बच्चों की नहीं बड़े होते हैं, तो अगर सुस्त लाइफ होती है तो खाना खाएंगे, वॉशरूम की ज़रूरत महसूस होगी उसी वक्त, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, तो उसके लिए एक्टिव लाइफ गुजारनी चाहिए, वॉक करना चाहिए, या थोड़ा सा काम हो, मिसाल के तौर पे आपको जाना है, गाड़ी पे नहीं जाए, पैदल चले जाए, ओके, वॉक कर लें, मतलब चहलकदमी करें। वॉक कर लें। ज़रूरी नहीं है अरेंज वॉक करें, आप सुबह करें या शाम को वॉक करें, थोड़ी थोड़ी चीज़ जाना होता है, किसी दुकान पे जाना है, कोई किसी जगह कुछ काम है तो पैदल जाएं, गाड़ी अवॉइड करें, ये भी एक्टिविटी है, एक्टिव होना चाहिए, तो खुद ब खुद बहुत सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ये भी ठीक, डकारें वगैरह जैसे आपने कहा, वो इसी से एक्टिव लाइफ से ठीक हो सकती है। वॉकिंग से कहा जाता है कि आपका बीपी नहीं होगा, शुगर नहीं होगा, आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाती है। बिल्कुल, एग्जैक्टली। बशरत आप बता रहे थे कि ये वसी फील्ड है, इसमें बड़े फिर फ्रॉड भी हो रहे हैं, मैं चाहूँगा इस पे रोशनी डालें आप। अच्छा देखिए, हमारे पास अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो हमारे पास बड़े अफसोस के साथ कि एशिया के अंदर कोई भी टेक्नोलॉजी जब भी आती है तो उसका मिसयूज़ लाजमी किया जाता है। फॉर एग्जांपल, कोई भी चीज़ अगर दुनिया में ईजाद की जाती है तो उसके फ़ायदे और नुकसान दोनों होते हैं, लेकिन बदकिस्मती से, मैं दोबारा कहूँगा कि बदकिस्मती से
एशिया साइड पे, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इस तरफ अगर कोई चीज़ टेक्नोलॉजी की कोई नई चीज़ लॉन्च होती है तो पहले हमारे जो जालसाज लोग हैं वो ये देखते हैं कि किस तरह से हम इससे पैसे कमा सकते हैं, किस तरह से धोखाधड़ी दे सकते हैं। तो अब छोटी सी मिसाल है, फॉर एग्जांपल आप और मैं अक्सर इन मैसेजेस या कॉल से वाकिफ़ होंगे कि इजी पैसा में आपके पैसे निकल आए हैं, या फला बैंक से आपको इनाम निकल आया है, या स्टेट बैंक की तरफ से आपको कार्ड ब्लॉक कर रहे हैं आपका, आप नंबर्स दे दें। इवन मुझे भी कुछ दिन पहले एक कॉल आती है रैंडम के मैं स्टेट बैंक से बात कर रहा हूँ, आपका मैं कार्ड ब्लॉक कर रहा हूँ। मैंने कहा क्या हुआ? कह रहा है वो आपका कार्ड चिप वाला नहीं है। मैंने कहा मेरा तो कार्ड चिप वाला है। कह रहा नहीं, उस पे वो 3 बार्स आजकल बने हुए आ रहे हैं जिसे हम टैब कहते हैं, टैब एंड पे, वो ऑप्शन नहीं है। मैंने कहा अच्छा फिर? कह रहा है आपका पुराना कार्ड ब्लॉक करें, आप मुझे उसके फला फला डिटेल्स कंफर्म कर बोलो, मैं सब पास जानता हूँ ये सब। तो मैंने कहा आप एक काम करें कि अगर मैं ना करूं तो कह रहा है आपका सारा पैसा जब्त हो जाएगा। मैंने कहा आप एक काम करें, मेरा सारा पैसा ले ले और मुझे भी जब्त कर ले, मुझे कोई जरूरत नहीं कार्ड की। बताएं। तो वो समझ गया कि ये कोई बंदा है जो जानता है डिजिटल, ये गलत कॉल चली गई, ये गलत कॉल चलेगी। फिर वो मुझसे बदतमीजी करने लग गया। तो उसके बिहाफ पे क्या हुआ कि हमें कुछ एक्शन भी लेना चाहिए। ये नहीं कि हमने अपनी भड़ास निकाली, उसने निकाली, खत्म हो गया। आप सिंपली उसकी पीटीए में कंप्लेन करें उस नंबर की, और उस नंबर की आप रेलेवेंट उस कंपनी को कॉल करें। फॉर एग्जांपल अगर जोंग के या जैस के या यूफोन के नंबर से वो कॉल आपको मौसूल हो रही है तो आप रेलेवेंट कॉल सेंटर पे कॉल करके उसकी इत्तला दें ताकि आपकी वजह से दूसरे लोग महफूज रह सके। तो आपको कोई भी ऐसी रैंडम कॉल या ऐसी कोई भी रैंडम मैसेज मौसूल होता है तो बराए करम अपने इदारों को, अपने रेलेवेंट। सर ये मुझसे एक फ्रॉड हुआ था सर, मुझसे एक फ्रॉड हुआ है। अच्छा, अब आप बोलेंगे कौन सा हुआ है? भाई मुझे आप जैसे एक मार्केटिंग एक्सपर्ट ने कहा साजिद भाई हम आपकी ये पोस्ट को बूस्ट कर देंगे। ठीक है। तो मैंने कहा ये कहाँ कहाँ दिखेगी? बोले ये पूरे कराची में दिखेगी या आप जहाँ बोलें पर्टिकुलर एरिया बताएं। मैंने बोला चले बस कराची ठीक है। बोला डन। बोला कितने पैसे? बोला भाई 5000। अच्छा भाई दिए। कितने आएंगे? इतने व्यूज़ आएंगे। चले मैंने दे दिए, इतने लाइक्स आएंगे। बोला ये 6 दिन या 5 दिन तक सिलसिला आपका चलता रहेगा। ऐसा ही है। उसके बाद मैंने देखा यार अच्छे खासे लाइक्स भी आ गए और व्यूज़ भी आ गए। फिर जब मैंने उनको क्लिक किया तो वो सारे नीले पीले काले अफ्रीकी पता नहीं कोई और नहीं लोग थे। फेक रिव्यूज, फेक। मैंने कहा यार कराची में तो ऐसे लोग नहीं रहते। ये जितनी भी लाइक्स और ये जो चल रहा है अलग अलग कलर्स के। हाँ ये तो उनकी लैंग्वेज कुछ और है, पता नहीं ये तो पूरी दुनिया में ऐसे लोग पाए जाते हैं लेकिन हमारे यहाँ तो ऐसे नहीं है। ऐसा ही है। तो ये जादू हो गया मेरे साथ। ये भी वैसे एक मिसकम्युनिकेशन है। किसी भी शख्स के साथ आप काम करते हैं तो ट्रस्ट आपका एक बेहतरीन फैक्टर है जो कि होना चाहिए। इसलिए हमेशा कहते हैं कि महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार। आप कभी भी कोई भी सर्विस ले, वो मैं ये नहीं सजेस्ट करूंगा कि मैं जिस कंपनी के साथ एफिलिएटेड हूँ आप वहां से लें, इवन दो मैंने नाम भी नहीं बताया। द रीजन इज कि आप हमेशा अपनी रिसर्च करें रादर देन गोइंग टू अ फ्रीलांस। आजकल एक बहुत चीज़ मौजूद बहुत ज़ोर से मौजूद है कि आप फ्रीलांसर हायर कर लो, वो सस्ता पड़ता है। आई नो फ्रीलांसर आपको सस्ता पड़ता है, फ्रीलांस आर्टिस्ट, फ्रीलांस काम करने वाला बंदा सस्ता पड़ता है। बट एक बंदा जो प्रोफेशनल है या किसी प्रोफेशनल कंपनी के साथ कनेक्टेड है, ही हैज़ द वैल्यूज, उसको कंपनी की वैल्यू भी बचानी है, उसको सब कुछ बचाना है। आप कल को कंपनी के खिलाफ जाके केस भी कर सकते हैं। तो इसीलिए हमेशा कहते हैं कि आपको कोई चीज़ अगर सस्ती मिल रही है इट मीन्स कि कुछ ना कुछ उसमें जो है। हम अक्सर गाड़ी लेने जाते हैं ना यार, सस्ती गाड़ी उठा लो, उसमें कोई ना कोई पेपर्स में मसला होता है, कहीं से वो एक्सीडेंट होती है। इसीलिए हमेशा आप कोशिश करें कि दुनिया में कोई भी सर्विस लें, चाहे वो डिजिटल हो या लाइव हो। इवन डॉक्टर साहब अगर आप भी मेरी बात को कॉपी करें कि अगर हम किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाएंगे तो वो हमारा इलाज बेहतर होगा। अगर हम गली में किसी आरएमओ को दिखाएंगे तो जाहिर है हर चीज में आप ये चीज जरूर देखें, उसके नेगेटिव और पॉजिटिव। तो फिर सर लालच का भी तो फैक्टर है ना। एक दुकान से एक चीज मुझे 5000 की मिल रही है, दूसरी दुकान से वो चीज मुझे 4000 की मिल रही है, मैं लूंगा यार 1000 रुपए बच गए। क्वालिटी मैटर्स। अब एक मैं आपको बड़े अच्छा वाकया बताऊं कि एक मियाँ बीवी गए चाइना घूमने। उसने अपनी बेगम को बोला कि हम चाइना में हैं, आप यहाँ मार्केट जाके किसी से रेट मत पूछिएगा, अगर आपने किसी से रेट पूछ ली तो आप फंस जाएंगे। उसने कहा आज मैं चलो मार्केट जाऊंगी, सिर्फ घूम के आऊंगी, किसी से कुछ नहीं पूछूंगी। उसे एक डिनर सेट पसंद आया, उसने डिनर सेट की प्राइस पूछी तो गालबन वो 1400 रुपए पाकिस्तानी थे। तो उसने कहा ये कितने का है? उसने कहा 1400 का। अब उसे पसंद बहुत आई, औरत को कोई चीज पसंद आए तो वो लेने का फौरन दिल चाहता है कि इसे मैं बस ले लूं, घर जाके पहले उसको यूज करना है या नहीं करना। उसने बोला नहीं 1400 बहुत ज्यादा है, मैं जा रही हूँ। उसने कहा 1 मिनट, मेरे पास इसी में ही सेम 1300 का भी है।
फिर उसने कहा 1 मिनट, मेरे पास इसी में सेम 1200 का भी है। वो करते 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 700 तक आ गई। वो चाइनीज सेलर वो 700 तक आ गई और वो औरत 700 वाला घर लेकर आई। तो उसने कहा कि मैंने तुम्हें कहा था कि तुम मार्केट जाओगे तो किसी से तुम प्राइस नहीं पूछना और तुम फंस जाओगे। तो वही हुआ, वो 700 रुपए में सबसे लो क्वालिटी का लेकर आई जो आप पकड़े और टूट जाए। तो कहने का मतलब ये कि महंगा रहे जब एक बार, तो उसका मतलब ये है कि आपके पास हर चीज में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीजें मौजूद है, क्वालिटी कंपैरिजन मौजूद है। तो आप चाहे डिजिटल में आए या आप लाइव में आए, हमेशा कोशिश करें कि किसी ट्रस्ट वर्दी बंदे के साथ, किसी ट्रस्ट वर्दी कंपनी के साथ आप जुड़े। वो अच्छा, पैसे हाँ, मैं बशारत से एक बात पूछना चाहूंगी। बशारत, ये फील्ड तो बड़ी वसी हो गई हुई है, बहुत ज्यादा फैल गई है पूरी दुनिया में। Exactly. लेकिन इसकी ट्रेनिंग बहुत कम है। अच्छा, इसमें हमारे पास ट्रेनिंग के लिए हमारी जो मौजूदा गवर्नमेंट है वो बहुत अच्छा काम कर रही है। इसके अंदर नेफ्टेक उनका इदारा है, वो बहुत अच्छे कोर्सेज करवा रहे हैं। हिशाम सरवर साहब हमारे बहुत अच्छे कोर्सेज करवा रहे हैं। कुछ इसमें बहुत अच्छे नाम हैं जो कि मौजूद है, लेकिन कुछ इसमें अगेन कुछ इसमें लोग हैं जो कि फ्रॉड कर रहे हैं, जो कि कोर्स सेलर्स के नाम से, जिसमें से कुछ लोग आज आप सलाखों के पीछे भी देख रहे हैं जिन्होंने लोगों के साथ फ्रॉड किया है। ऑनलाइन कारोबार कर ले, हमें पहले 5000 दे दें, बैटिंग एप्स में पैसे लगा लें। वो लोग तो नहीं जिनके अजीब गरीब नाम है। हाँ, जिनके अजीब गरीब नाम है, अच्छा। वो आजकल सलाखों के पीछे भी आपको दिखाई दे रहे हैं। तो कहने का मकसद ये है कि आप हमेशा एक अच्छे शख्स और वो लोग जो कि एक अच्छे इदारे के साथ कनेक्टेड है उनके साथ काम करें। तो मैं इसमें हिशाम सरवर साहब की बहुत तारीफ करूंगा, बहुत अच्छा किरदार उन्होंने अदा किया। सजील अफजाल साहब एक मेरे बहुत अच्छे कोई दोस्त चाय हैं। वाला भी है, आजाद चाय वाला आजाद चाय वाला। है। देखिए, ये होती है थोड़े टाइम की फेम। ये क्या होता है कि आप वायरल होते हैं, उसके बाद आप एकदम से डाउन हो जाते हैं। हाँ। तो ये जो वायरल वाला इफेक्ट है ना, इसको कवर करके रखना बहुत मतलब इसको मुश्किल ऐसे होता है। कहें, सस्ती शोहरत कह सकते हैं कि इंसान वायरल हुआ। देखिए, वायरल होना मुश्किल नहीं है। आप कोई नेगेटिव एक्टिविटी करें तो आप सबसे ज्यादा जल्दी वायरल होंगे। कोई शख्स रोड पे खड़े होकर डांस करेगा, वो जल्दी वायरल होगा। कोई शख्स बैठ के यहाँ पे मेहनत से काम करेगा, वो देर से वायरल होगा। लेकिन जो रोड पे डांस करेगा, क्या उसकी शोहरत वो आगे कंटिन्यू कर सकता है, एज अ लेगेसी लेके चल सकता है, अपने बच्चों तक दे सकता है? नहीं दे सकता। लेकिन वो शख्स जो अपनी मेहनत से आगे बढ़ेगा, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई आर्टिस्ट है, कोई कुछ भी है, वो अगर एक लेगेसी लेके चलता है तो वो आगे अपने बाप दादाओं में भी और अपनी औलादों में भी वो बांट सकता है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि सोशल मीडिया पे भी अच्छी अच्छी खूबसूरत बहुत प्यारी लड़कियां मैसेजेस करती हैं और कहती हैं जी ये गेम है, ये बिटकॉइन है और ये फलां है, ये फलां है। ये भी फ्रॉड है? ये टोटली 100% फ्रॉड है। सबसे पहले फंसाने की साजिश, ये वो कहते हैं ना कि एशिया में हमारे यहाँ मर्द जो है वो पैसे से ज्यादा औरत के पीछे जाता है। तो वो कहता है कि मेरा पैसा जहाँ जाता है जाए, लेकिन मुझे कोई औरत मिल जाए। तो ये सबसे पहली साजिश होती है कि एक गोरी लड़की का चेहरा लगाया, पीछे आईडी कोई किसी गांव देहात गोट पे बैठा हुआ, गोटकी में या किसी सिंध के किसी गांव में या पंजाब के किसी गांव में बैठा हुआ कोई शख्स होगा, उसने अपनी आईपी चेंज की। आप आईपी चेंज करेंगे, आपके इदारे भी आपको नहीं जान सकेगी कि आप कहाँ मौजूद हैं। जिस तरह हैकर्स इस्तेमाल करते हैं कि आप जर्मनी में दिखाई देते हैं और आप पाए सिंध में जा रहे होते हैं, आप पाए पंजाब में जा रहे होते हैं। जिस तरह बिटकॉइंस की बहुत सारी फेक एप्लीकेशंस हैं जो कि काम क्या करती हैं, पाकिस्तान से ऑपरेट हो रही होती हैं, आईपी चेंज करते हैं। अब उनका एड्रेस शो हो रहा था इदारों को कि वो पाकिस्तान में तो मौजूद ही नहीं है। बढ़ाएंगे इसको सर, इसको आगे बढ़ाएंगे। ऐसी बहुत सारी एप्लीकेशन हैं और बहुत सारे फ्रॉड हो रहे हैं ऐसे। मुझे भी बहुत सारे अपने ही सर्कल के लोगों ने कहा साजिद भाई इसमें 50,000 इन्वेस्ट कर दें तो आपको डेली इतने डॉलर मिलेंगे। साजिद भाई इसमें 30,000 रुपये कर दें, इसमें इतने डॉलर। मैंने कहा यार और कम कर दो। बोले यार इसमें 15,000 करेंगे तो इसमें 100 डॉलर मिलेंगे। तो ये ऐसा बहुत कुछ चल रहा है भाई, लेकिन वो कौन ऑपरेट कर रहा है? यहीं से बैठे हुए लोग कर रहे हैं और लोगों को कैसे इन्वर्टेड कॉमास में मामू बना रहे हैं। तो एक वक्फा लेते हैं सर, वक्फे के बाद आते हैं। सुबह सवेरे वीनस के साथ, सुनहरी रोशनी के साथ, साए का पीछा करते हुए सजीद हुसैन, खुशी के साथ ऑन एयर, आपके और मेरे लिए सूरज की रोशनी का इशारा। सुबह सवेरे वीनस के साथ, सुनहरी रोशनी के साथ, साए का पीछा करते हुए सजीद हुसैन, खुशी के साथ ऑन एयर,
आपके और मेरे लिए सूरज की रोशनी का इशारा। ब्रेक के बाद सर खुशामदीद और शो को आगे बढ़ाएंगे। और चूँकि हमारे मुल्क में नई नई डेवलपमेंट्स हो रही हैं और DG ISPR की 2 दिन पहले एक दबंग प्रेस कॉन्फ्रेंस भी थी और उन्होंने मुतादिद चीज़ों पर रोशनी डलवाई। हमारे मुल्क में फितना अल ख्वारिज, फितना अल हिंदुस्तान हम पर हमला कर रहा है, हमारे लोगों को शहीद कर रहा है, हमारे अफसरान को शहीद कर रहा है, हमारे कॉमन जो लोग हैं उनको शहीद कर रहा है। तो उसका असर बदला तो हम लेंगे, चाहे वो फिर अफ़गानिस्तान हो या फिर भारत हो। तो हमने स्ट्राइक की काबुल में, अपने दुश्मन को हमने वासिल जहन्नुम किया और ये हम करते रहेंगे। और फिर एक और बड़ी एक कहते हैं ना कि स्ट्रॉन्ग जो स्टेटमेंट मुझे लगी कि रियासत पर कोई मुकद्दम नहीं है। ये भी DG साहब ने कहा कि रियासत पहले है, सियासत बाद में है। तो रियासत होगी तो फिर सियासत होगी ना, तो रियासत को हमने मजबूत बनाना है। और इस वक्त हमें सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आप PFUG के सीनियर रहनुमा हैं, लाला असद पठान साहब ने ज्वाइन किया। सर खुश आमदीद कहेंगे लाला साहब। जी खैरियत। लाला असद पठान साहब, पहले मैं चाहूँगा कि DG ISPR ने गुज़िश्ता रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने बहुत सारी चीज़ों पर रोशनी डाली। एक बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट उन्होंने रेज़ किया कि रियासत सबसे पहले मुकद्दम है, शख्सियात बाद में। क्या कहेंगे? इसमें कोई शक नहीं है कि रियासत हमेशा पहले ही मुकद्दम होती है, क्योंकि रियासत है तो शख्सियात भी हैं, हम भी हैं और आप सब हैं और अवाम भी हैं। तो अगरचे रियासत तो माँ है ना, अगरचे माँ नहीं है तो फिर तो कुछ भी नहीं है। तो इसलिए मुकद्दम हमेशा रियासत होनी चाहिए और जो जी शऊर लोग होते हैं वो हमेशा अपनी रियासत को मुकद्दम रखते हैं और अपनी ज़ात को पीछे रखते हैं, और होना भी यही चाहिए। और हम सबकी अवलीन चॉइस भी यही है कि सबसे पहले हमारी रियासत मुकद्दम हो, उसकी रिस्पेक्ट हो, उसकी इज्जत हो। जितनी रियासत की इज्जत होगी उतनी ही हमारी इज्जत होगी। आपने देखा होगा कि हालिया मार्का हक के बाद पाकिस्तान की क्या रिस्पेक्ट बनी, पाकिस्तानियों की क्या रिस्पेक्ट बनी, पाकिस्तान की रियासत की क्या रिस्पेक्ट बनी, ये आपके सामने है कि जब पूरी कौम मुनज़्ज़म होकर और मुश्तरक एक ही बात करे और एक ही उनका बयानिया हो कि रियासत जो है वो माँ की जैसी है और रियासत ही मुकद्दम है और सबसे पहले पाकिस्तान, तो फिर वो कौमें हमेशा तरक्की करती हैं, दुनिया में अपना एक नाम पैदा करती हैं। और वही नाम जो है वो आज आप देखें कि जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक है वहाँ पर रियासत को मुकद्दम किया जाता है और बाकी सब चीजें उसके बाद आती है। अच्छा, ये भी सॉरी फॉर उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस बाकायदा उन्होंने पूरा एक बेहतरीन किस्म का मैसेज कन्वे किया है, न सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए और बिलखुसूस खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के जी शऊर अवाम के लिए कि हम सबको मिलकर इस दहशतगर्दी के खात्मे के लिए इक़दाम करने होंगे। उसमें पॉलिटिकल जो है पार्टीज उनको भी ऑन बोर्ड होना होगा, अवाम को भी होना होगा। और एक लाइन उन्होंने खींची है कि अगर कोई रियासत कोई दहशतगर्दी के साथ खड़ा है तो वो उस तरफ हो जाए, फिर वो रियासत के कहर का सामना उसको करना पड़ेगा। और अगर कोई इस मुल्क का हामी है, इस रियासत का हामी है, इस मुल्क के अवाम का हामी है, तो उसको रियासत के साथ खड़ा होना होगा। तो ये बिल्कुल उनकी परफेक्ट गुफ्तगू थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और उसको पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम ने कल देखा है और उसको दिल से मनोन तस्लीम किया है। बाकी वो लोग जो पाकिस्तान की रियासत को ही तस्लीम नहीं करते, पाकिस्तान के वजूद को ही तस्लीम नहीं करते, पाकिस्तानी अवाम को ही तस्लीम नहीं करते, तो वो तो हमेशा मुखालफत करते रहेंगे और उनके साथ फिर आईनी हाथों से निपटना रियासत की अहम तरीन जिम्मेदारी है। एक बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल आपसे, चूँकि आपने मुतादिद अदवार सियासत और सहाफ़त के देखे हैं, वो जो हमारा मैं कहूँगा अज़ली दुश्मन था अब वो खुल के सामने आ गया। कल जब मैंने देखा कि अफ़गानिस्तान के फ़ॉरेन मिनिस्टर और भारत के फ़ॉरेन मिनिस्टर हाथ में हाथ मिलाए और उन्होंने कुछ साइन भी किए हैं, कुछ MOUs, और उन्होंने कहा है कि अफ़गानिस्तान पर हमला भारत पर हमला तस्वुर होगा। तो ये कैसा आप देख रहे हैं ख़ित्ते के लिए? फिर उन्होंने पाकिस्तान के लिए भी कहा है कि पाकिस्तान ने हम पर ये स्ट्राइक बड़ी गलत की है।
देखिए, कहते हैं कि जिस पर एहसान करो उसके शर से डरो। अफगानिस्तान में बसने वाले जो लोग हैं उसकी बहुत बड़ी तादाद, मिलियंस ऑफ अफगानीज जो हैं, उनको हमने बरसहा बरस पाकिस्तान में उनको पाला है और आज भी मिलियंस के करीब या 2 मिलियंस के करीब जो है वो अफगानी गैर कानूनी इमिग्रेंट्स हैं, पाकिस्तान में रह रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं और बाकी चीज़ों में वो यहाँ पर मुलविस हैं। कहीं ना कहीं वो उनमें से कुछ लोग जो है वो इस दहशतगर्द टोले को और इन गिरोहों को जो है वो सपोर्ट भी करते होंगे, माली तौर पे भी और बाकी मामलात में भी। अफसोस इस बात का होता है कि जिस तरह एक मशहूर कहावत है, मुहावरा है कि जिस पर एहसान करो उसके शर से डरो। हाँ। अफगानिस्तान के लोग जो हैं वो बहादुर हैं और जो वहाँ की आवाम है वो गयूर है। उनको ये समझना चाहिए, सोचना चाहिए कि जिस मुल्क ने आपको इतने अरसे पाला, तकलीफ में आपका साथ दी और आपकी जंग को अपनी जंग समझा, और इसमें कोई शक नहीं है कि रशिया जैसे ताकतवर सुपर पावर को अगर से शिकस्त अफगानिस्तान में मिली तो उसमें सबसे बड़ा हाथ जो था वो पाकिस्तान का था, पाकिस्तानी रियासत का था। तो इस सूरत हाल में अगर से इन तमाम चीज़ों को देखने के बाद भी वो जाकर दुश्मन मुल्क से हाथ मिलाते हैं तो इससे ये जाहिर होता है कि वो सेल्फिश हैं, उनका ज़मीर मर चुका है, उनको अपने मौसम के साथ इस तरह का रवैया अख्तियार नहीं करना चाहिए। क्या बात है, ऐसा ही है। अच्छा, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल हुआ था डीजी साहब से सर, फिर मैं आता हूँ ज़रा सिंध की सहाफ़त पर। एक आखिरी मेरा सवाल ले लें। एक सवाल उनसे हुआ डीजी साहब से कि केपी गवर्नमेंट डायलॉग की बात करती है दहशतगर्दों से, जिसपे स्ट्रिक्टली मना कर दिया डीजी साहब ने, कहा कि बात नहीं होती, अगर सामने से हमला होगा तो उसका जवाब दिया जाएगा, बातचीत नहीं होगी। क्या सीएम केपीके का सॉफ्ट कॉर्नर है दहशतगर्दों के लिए? आप बात हमेशा उससे करते हैं जो है वो डायलॉग की जबान समझता हो, जो दलील की जबान समझता हो, जो बातचीत की जबान समझता हो। और जब आपके बेगुनाह लोगों को शहीद किया जाए, आपके जवानों को शहीद किया जाए, आपकी रियासत पे हमला हो, आपके वजूद पर हमला हो, उस सूरत हाल में गुफ्तगू नहीं होती, उस तंग आमद ब जंग आमद होती है। जब आप मुसलसल दिहाइयों से जो है वो तंग कर रहे हैं, कत्ल गारत कर रहे हैं, और जबकि हमने आपके लाखों लोगों को यहाँ पर पाला, आपकी मदद की, और उसके बावजूद बाद जब आप उस मुसीबत से निकले तो उसके बाद आपने वही जंग हमारे ऊपर मुसद्दद कर दी। आखिर क्यों? अगरचे मौसनों के साथ इस तरह का रवैया अख्तियार किया जाएगा तो कल को आपके साथ कौन खड़ा होगा? तो इंडिया के साथ जो आजकल उनके मरासिम बन रहे हैं, इंडिया ने तो मुंह की खाई है मार्का हक में। अब मुंह की खाने के बाद वो जरूर इन्वेस्टमेंट करेगा अफगानिस्तान में, मगर कम से कम तालिबान को ये बात समझ में आनी चाहिए कि तालिबान जो इस वक्त रजीम वहां पर अफगानिस्तान में बैठी हुई है, उनको ये बात समझ में आनी चाहिए कि आज से कुछ अरसा कबल जब वहां पर अमरीकी रजीम थी और उनकी एक पपेट हुकूमत थी, तो उस वक्त तो यही भारत जो है वो उनके साथ खड़ा हुआ था, तो आपके साथ आपके खिलाफ लड़ रहा था। टोटल उनके मंसूबे आपके खिलाफ थे, उनकी पूरी की पूरी इंटेलिजेंस एजेंसियां आपके खिलाफ खड़ी हुई थी, उनकी फौज आपके खिलाफ बरसर पैकार थी। तो आज अगर जो आप उससे हाथ मिलाते हैं तो इसका मतलब है कि आप इंतहाई सेल्फिश हैं। पाकिस्तान वो मुल्क है जो हमेशा बरादर इस्लामी मुल्क अफगानिस्तान को अपना भाई समझता है और वहाँ की आवाम को आज भी वो अपना भाई और दोस्त समझता है। मगर अगर तालिबान रजीम इस तरह के फैसले करके पाकिस्तान से वो जो है वो अलग अपना सियासत और बाकी मामलात को अलग करती है तो फिर पाकिस्तानी रियासत को चाहिए। अच्छा ये भी सॉरी फॉर इंटरप्ट सर, टाइम बहुत कम है। हमने ये पोर्ट इस्तेमाल करने की इजाजत क्यों दी है? अब हमें ये बंद होना चाहिए। पाकिस्तान से किसी किस्म की कोई तिजारत नहीं होनी चाहिए और पाकिस्तानी पोर्ट इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, ताकि अफगानिस्तान गवर्नमेंट को ये पता चले कि अगर से उन्होंने दोस्ती निभानी है भारत से तो फिर वो सामान भी अपना भारत से मंगाएं और वो फिर तरीका बाय एयर इस्तेमाल करें या कोई भी इस्तेमाल। क्या बात है। एक आखिरी मेरा आपसे सवाल ये कि सर मैं आपकी वो सोशल मीडिया को बड़ा फॉलो करता हूँ। आपने यहाँ पे 2 सहाफ़ी शहीद हो गए, एक फर्स्ट थे इम्तियाज़ मीर, सेकंड कोई तोफेल साहब थे जिनको घोटकी में मारा। आपने उनकी माली मावनत के लिए भी स्टेप उठाए, फिर ऑलरेडी आप लोग एहतजाज कर रहे हैं PFUJ वाले और आप उसको लीड कर रहे हैं। इसकी रोकथाम के लिए क्या किया जा रहा है?
देखिए, पाकिस्तान फेडरल यूनियन नाम जर्नलिस्ट की अपील पर आज पूरे पाकिस्तान में एहतजाजी मुजाहरे किए जा रहे हैं। तमाम छोटे बड़े प्रेस क्लब्स के सामने जो है वो सहाफ़ी सरापा एहतजाज है, और हमारा 1 पॉइंट एजेंडा है कि जिस बेदर्दी से इम्तियाज मीर को कराची में शहीद किया गया और उसके बाद फिर घोटकी में तुफैल रिंद को शहीद किया गया, और इससे पहले जान मोहम्मद मार, उसके अलावा भी बहुत सारे हमारे साथी तकरीबन 200 के करीब जर्नलिस्ट जो है वो ऑल ओवर पाकिस्तान जो है वो मुख्तलिफ शहरों में शहीद किए गए हैं। हमारा वफाकी हुकूमत से ये मुतालबा है और तमाम सूबाई हुकूमतों से ये मुतालबा है कि आखिर उनकी कातलों को गिरफ्तार करके उनको कोर्ट ऑफ लॉ के जरिए सजा क्यों नहीं दी जाती। मैं पहले दिन से ही एक बात रखता आया हूँ, और वो बिल्कुल अगर से उस पर हमारी हुकूमतें अमल करें तो ये कत्लेआम खत्म हो जाएगा, ये कत्लेआम काफी हद तक कम हो जाएगा। उसकी वजह यह है कि जब आप किसी भी जर्नलिस्ट को के कत्ल में मुलविस जो भी ग्रोह शामिल हो, दहशतगर्द तंजीमें शामिल हो या कोई फर्द वाहिद शामिल हो, उसको आप गिरफ्तार करके उसको कोर्ट ऑफ लॉ के जरिए सजा दिलाएंगे तो ये एक मैसेज कन्वे हो जाएगा ऑल ओवर पाकिस्तान के। अगर से जर्नलिस्ट के साथ किसी भी किस्म की बदमाशी किसी भी ताकतवर वडेरे सरदार या पीर मीर या गवर्नमेंट ऑफिसर की तरफ से होगी तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी और कानून हरकत में आएगा। तो इस तरह का कभी भी वाकया पेश नहीं आएगा। ठीक है। प्रॉब्लम यही होता है कि जब वहां पर उनको सजाएं नहीं दी जाती तो वो इजी टारगेट जो है वो जर्नलिस्ट बन रहा है। तो इसलिए आज पूरे पाकिस्तान में सहाफ़ी सरापा एहतजाज है, और हमारा मुतालबा है वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतों से कि सहाफ़ियों की ये जो कत्लो गारतगरी है इसका खात्मा होना चाहिए, और इस पर सख्त कानून बनाकर इन कातलों को सजा दी जाए ताकि एक अच्छा मैसेज जर्नलिस्ट बरादरी में जाए और उनमें गम और गुस्सा जो है वो भी उसका भी खात्मा हो सके। ठीक है, आपके कीमती वक्त का शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। लाला असद खान साहब PFUJ के सीनियर रहनुमा, सीनियर सहाफ़ी ने अपना मौक़िफ़ दिया, रोशनी डाली मौजूदा दिफाई सूरत हाल पर और सहाफ़ियों के हुकूक़ पर। एक वक्फ़ा लेते हैं, वक्फ़े के बाद आते हैं। सुबह सवेरे वीनस के साथ सुनहरी रोशनी के साथ साए का पीछा करते हुए सजीद हुसैन, खुशी के साथ ऑन एयर आपके और मेरे लिए सूरज की रोशनी का इशारा। सुबह सवेरे वीनस के साथ सुनहरी रोशनी के साथ साए का पीछा करते हुए सजीद हुसैन, खुशी के साथ ऑन एयर आपके और मेरे लिए सूरज की रोशनी का इशारा। ब्रेक के बाद से खुश आमदीद, और आपको सीनियर सहाफ़ी की मौजूदा जो दिफाई सूरत हाल थी, जो जर्नलिस्ट के इशूज़ थे, उस पर लाला असद साहब ने बात की। क्योंकि डॉक्टर फजल हमारे साथ मौजूद हैं और आप हमें हेल्थ टिप्स भी बता रहे हैं, अपनी ज़िंदगी के बारे में बता रहे हैं, और फिर आप अच्छा गाना भी गा लेते हैं, अच्छा गुनगुनाते हैं, बड़े सुरीले भी हैं आप, और मेहदी हसन का भी टच देते हैं सर आप। तो फजल शेख साहब से गाना सुना। डॉक्टर साहब, गाना हो जाए सर, माहौल बन जाए। मैंने बहुत सारी फिल्में देखी हैं, जी। पाकिस्तानी, इंडियन, और पाकिस्तानी सिनेमा का मुझे काफ़ी नॉलेज है, इंटरेस्ट है। तो गाना तो म्यूज़िक के साथ होता है ना, साज होते हैं। हाँ। मैं फिल्मी शायरी सुनाता हूँ। ठीक है। शायरी उस सुर में जैसे गाना गाया था। जी 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 जी। एक गाना है, ये नूरजहान ने गाया था फिल्म दुपट्टा में। ठीक है। और बहुत अच्छा फिल्मी शायर था मुशीर काज़मी। अच्छा। कई गाने हैं उसका शेर है। जी जी। एक ठेस सी दिल में होती है जब रातों को उठ कर रोते हैं, हो चांदनी रातें, हो चांदनी रातें, जब जब सोए तो सब जागे, सारों से करें बातें, क्या बात हो चांदनी रातें। ये तो आपकी फरमाइश पे टुकड़ा है। अच्छा। जो मैंने, मेरा पसंदीदा मेहदी हसन का था। अच्छा। उसका टुकड़ा दिल, ये फिल्म थी अपनापन।
अच्छा, जी। उसमें ज़ेबा मोहम्मद अली बड़े इनकी फनकार जोड़ी बड़ी मशहूर फेमस थे। थी, फेमस। मोहम्मद अली फेमस वर्सटाइल अदाकार, वर्सटाइल में मुख्तलिफ हाँ। विलन भी रहा, बिल्कुल सही है। ओल्ड एज में भी काम किया, हीरो तो बहुत, और ज़ेबा उसकी वाइफ। तो उसमें मेहदी हसन प्लेबैक सिंगर है। दिल में तो मोहब्बत है लेकिन कहते हुए क्यों शर्माते हो। क्या बात है। दिल में तो मोहब्बत है लेकिन कहते हुए क्यों शर्माते हो। अज़हारे वफा करते करते, अज़हारे वफा करते करते, क्या बात है तुम छुप जाते हो। दिल में क्या तो बात है जी। मोहब्बत है लेकिन बेताब है ये दिल खुद ही समझो, हम तुम पे करें ज़ाहिर कैसे। क्या बात है। बेताब है ये दिल खुद ही समझो, हम तुम पे करें ज़ाहिर कैसे। बीमार मोहब्बत से गाफिल रहता है मसीहा क्यों ऐसे। इधर भी डॉक्टर की बात की, मसीहा डॉक्टर। क्या बात है जी, ऐसा ही ऐसा ही। दिल में है गड़बड़ तो भी मसीहा इधर भी काम करता है, डॉक्टर काम करता है। हाँ ऐसा ही। एक डॉक्टर एक शायर, वो हाँ, हर एक जगह डॉक्टर। काम करते हैं। तुमको तो खबर है इस दिल की अनजान से क्यों बन जाते हो। क्या यानी बात आपको है। पता है, हाँ, फिर भी दिल अनजान में बने रहते हो। फिर क्या बात है। मसीहा बन के मेरा क्या बात है। आगे है, अज़हारे वफा करते करते, क्या बात है तुम छुप जाते हो। हम भटके हुए एक राही थे दुनिया की अंधेरी राहों में। हम भटके हुए एक राही थे दुनिया की अंधेरी राहों में। जीने की तमन्ना जाग उठी, झांका जो तुम्हारी आँखों में। जीने का सहारा दे के हमें, जीने का सहारा दे के हमें, अब दूर कहीं जाते हो। अज़हारे वफा करते करते, अज़हारे वफा करते करते, क्या बात है तुम छुप जाते हो। क्या बात है जी डॉक्टर दिल साहब। में तो मोहब्बत है लेकिन। क्या बात है डॉक्टर साहब। वो जो सिनेमा इंडस्ट्री का सुनहरा दौर, हाँ, और फिर लेजेंड एक्टर वहीद मुराद, मोहम्मद अली, ऐसे ही है। अब नहीं है, अब लोगों का रुझान नहीं है, नहीं है, है ना। हाँ, अभी वजह नहीं है। वजह ये पहले तो वीसीआर आया, इंटरेस्ट कम हो गया सिनेमा में जाने का। हाँ फिर ये सोशल मीडिया पे आते हैं, फिल्म में इतना इंटरेस्ट नहीं रहा लोगों का। क्या अगर हम ऐसे Netflix कहें, में क्या short वो films, क्वालिटी कंटेंट कंटेंट नहीं बन रहा? क्वालिटी भी नहीं, उस वक्त सोशल फिल्में होती थी। अच्छा, सोशल फिल्मों का मतलब है एक लेसन था फिल्म में। लेसन होता था। देवर भाभी देखें, हाँ, लेसन था। कोई भी फिल्म देखें, सोशल सहेली देखें, पाक दामन, दामन फिल्म आपने देखी, दामन, जी, जी। सभ्या संतोष, चूड़ियाँ वहीद मुराद, लीलो वगैरह, चूड़ियाँ। ये चूड़ियाँ तो बहुत आगे की बहुत है। हिट है, हाँ। वो जो है पहले की दामन, पाक दामन, ये सारी सोशल फिल्मों का मतलब ये है कि उसमें लेसन होता था। लेसन होता था। जब लोग
फिल्म देख के वापस आते थे तो रोते थे। बताएं देवर बाबी में सबिया का जो अशर होता है, बताएं। वहीद मुराद वगैरह ये, हाँ तो उस वक्त इसमें पसंद होती थी और उस वक्त तफरी भी कम होती थी, टीवी भी बाद में आ गया ना। हाँ हाँ हाँ, तो फिल्म अच्छा रुझान था। क्या डॉक्टर साहब और क्या समझते हैं? गाने पे खुसूसी तवज्जो देते थे, म्यूजिक। ओके। डॉक्टर साहब क्या समझते हैं आपके आजकल क्या नाम है अच्छे लोग आगे नहीं आ रहे पढ़े लिखे जो ये फिल्म इंडस्ट्री चलाएं, या कोई भी उठ के आगे आ जाता है? तो इसलिए कि उसमें इन्वेस्ट करना रिस्क है ना। इन्वेस्ट करें, आउटपुट नहीं मिले तो बिजनेस है। बिजनेस है, ये कोई सोशल वर्क नहीं है कि आप हाँ। खदमत तो नहीं है, बिजनेस है। तो उसमें इन्वेस्ट करने से गुरेज कर रहे हैं और फायदा भी नहीं है, इतना लोग टर्न नहीं होता। अभी लीजेंड मोलाजेट बताएं। कि तो उसने बहुत कमाया। हाँ। अभी ये लव गुरु इसकी हुमायूं सईद की और मायरा खान की जो बिल्कुल है सही। लव गुरु जबरदस्त कामयाब हुई। कोई हिट हो जाती है तो भी कमा लेती है, लेकिन फिर भी रिस्क है। उन्होंने रिस्क लिया। ये लीजेंड मोलाजेट वालों ने रिस्क लिया। नदीम, अच्छा, अगर आपसे नदीम ये बेग- सवाल पूछें कि 90s के बाद सिनेमा वीरान हुए हैं, है ना? हाँ। तो 90s में ये सहरा किन एक्ट्रेस और किन एक्टर के सर पे सहरा जाता है कि ये लोग आए और इन्होंने सिनेमा इंडस्ट्री का बेड़ा गर्क कर दिया? एक्टर्स का तो वो जो पहले वाले थे, जो वहीद मुराद की डेथ हो गई, मोहम्मद उसके अली बाद- खत्म हो उसके गया। बाद- हाँ, उसके बाद कोई ऐसा आया बाबर, नहीं। रीमा और बहुत सारे लोग और आए। देखें, मैं आपको बताऊं, ये डाउनफॉल हो गया था, डाउन हो गई थी हाँ, इंडस्ट्री। 90s में। लेकिन एक फिल्म आई बुलंदी, बुलंदी। उसमें रीमा और शान ने, रीमा हीरोइन थी और शान हीरो था। अच्छा। उसमें और जीवा फिल्म थी एक, हाँ बाबर अली की और रेशम की। जी 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 जी। उसमें गाने भी बहुत अच्छे थे, तो उसमें थोड़ा अप हो गया, हाँ, माहौल बन गया था। माहौल बन गया। फिर सऊद आ गया। हाँ, सऊद ने काफी, हवाएं मोहम्मद राना हवाएं हवाएं में सऊद था, नदीम भी था हवाएं में। नदीम तो कैरेक्टर था ना उसमें, हवाएं में कैरेक्टर था, असल सऊद था। और वो मोहम्मद राना ने बहुत किरदार अदा किया है। ये मिड टाइम आया। मैं आता हूँ सर, मुझे वक्त आखिर अच्छा, खिलौना जबरदस्त फिल्म थी मीरा और सऊद की। अच्छा चलें जी, एक वक्फा मुझे वक्फे का कहा जा रहा है। ये जी सुनहरा दौर हम डिस्कस करें पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री का, आगे क्या होना जा रहा है, कितना हम इस पे वर्क करें। एक वक्फा लेते हैं सर, वक्फे के बाद आते हैं। सुबह सवेरे वीनस के साथ सुनहरी रोशनी के साथ साए का पीछा करते हुए सजीद हुसैन, खुशी के साथ ऑन एयर आपके और मेरे लिए सूरज की रोशनी का इशारा। सुबह सवेरे वीनस के साथ सुनहरी रोशनी के साथ साए का पीछा करते हुए सजीद हुसैन, खुशी के साथ ऑन एयर आपके और मेरे लिए सूरज की रोशनी का इशारा। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और बशारत से हम बात कर रहे थे ई कॉमर्स इंडस्ट्री, सोशल मीडिया पे जो फ्रॉड है और फिर इंटरनेशनली फ्रॉड भी हो रहा है, जाली ऐप्स भी बनाई जा रही हैं, फिर जाली ऐप से बड़े बड़े सुनहरे ख्वाब दिखाए जाते हैं, डॉलर्स आ रहे हैं और आते नहीं हैं, चले जाते हैं। ऐसा ही है? ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही इस है। पे रोशनी डालें ना, सॉरी, इस पे रोशनी डालें। ऐसा ही है हमारे पाकिस्तान में, जैसे हम अभी पहले डिस्कस भी कर रहे थे कि हर टेक्नोलॉजी का एक मिसयूज़ किया जाता है और एशिया में सबसे ज़्यादा है। तो आजकल बहुत सारी ऐप्स हैं जो मुख्तलिफ नामों से आती हैं और कुछ पे तो पाकिस्तान ने बैन भी लगा दी है, उसकी लिस्ट भी अपनी वेबसाइट पे शाया कर दी है। और आप जाके गूगल पे सिंपली सर्च कर दें कि बैन एप्लीकेशन इन पाकिस्तान, तो आपको पूरी एक लिस्ट मिल जाएगी जो कि गवर्नमेंट की तरफ से बैन है, जिस पे आपने बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करना है। जिस पे अभी आपने हालिया देखा होगा कि हमारे कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स भी सलाखों के पीछे, जिसमें से एक बड़ा नाम 1xBet और बिनोमो जैसी एप्लीकेशंस का है, जो कि बेसिकली आपकी बैटिंग की एप्लीकेशन है। आप उन पे जुआ लगाते हैं, जो कि इस्लामी तौर पे भी हराम है और सोशली और एथिकली भी हराम है। और बेसिकली होता क्या है कि ये एप्लीकेशन शुरू में आपको
फायदा पहुंचाती है। मिसाल के तौर पे आपने आज 100 रुपए लगाए तो आपको कल ये 200 रुपए का फायदा देंगे। इसका मतलब ये आदत डालते हैं, ये एक वो कहते हैं ना, कबूतर को दाना डालो फिर वो आपके पास आता है, तो ये थोड़ा सा दाना डालती है। अब बंदे ने पहली इन्वेस्टमेंट की, उसके बाद इन्होंने आपको प्रॉफिट दिया, उसके बाद फिर ये आपसे कहते हैं कि अब बड़ी इन्वेस्टमेंट करो, अब हम आपको बड़ा प्रॉफिट देंगे। फिर जब आप बड़ी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप फंस जाते हैं। फिर ये आपको कहते हैं अगर आपने अपने पैसे निकालने तो आप अपने नीचे 2 टीम मेंबर इधर लगाएं, 2 टीम मेंबर इधर लगाएं। फिर आप 2 लोगों को और लगाते हैं, फिर वो फंस जाते हैं। फिर आपके कुछ पैसे ये लोग रिलीज करते हैं, फिर उनको कहते हैं कि 2-2 और लगाएं। तो इस तरह करते हुए ये पूरी मल्टी लेवल मार्केटिंग है। और जिस ऐप के अंदर भी ये मल्टी लेवल मार्केटिंग आ जाती है, वो ऐप शुरू से ही फ्रॉड के चक्कर में आती है। अच्छा बशारत, अगर ये इतना फ्रॉड हो रहा है तो आप ये बताएं इंटरनेशनल क्लाइंट्स आप पे कैसे ट्रस्ट करें, क्योंकि इसके तो हमारी इकोनॉमी में बहुत बड़ा हाथ है। अच्छा, मैं थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड बताऊं कि मुझे शुरू में जब इन एप्लीकेशंस का पता चला तो कहते हैं ना कि आजमाया हुआ दोबारा नहीं आजमाता किसी चीज़ को, तो मैंने भी इस चीज़ को एक बार आजमाया। जब मैं एक बार इस चीज़ से डसा तो मैंने कहा मैं ज़ाती तौर पे जब डसा हूँ तो मैं आइंदा ना इस एप्लीकेशन पे काम करूँगा, ना किसी को मशवरा दूंगा। अब हम जो इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ काम कर रहे हैं, हम उन्हें सर्विसेज बेस्ड काम दे रहे हैं, जिससे हम पाकिस्तान का इमेज बेहतर कर रहे हैं और इकोनॉमी बेहतर कर रहे हैं। अगर हम अपने इंटरनेशनल क्लाइंट्स को इस तरह की एप्लीकेशंस को प्रमोट करने या इस तरह की एप्लीकेशंस बनाने का काम करके दें तो ये हमारे लिए पाकिस्तान में भी इलीगल होगा। पाकिस्तानी गवर्नमेंट भी इस पे के खिलाफ है कि आप इस तरह की एप्लीकेशंस नहीं बनाएं जिसपे लोगों का नुकसान हो। तो हम सिंपली क्या करते हैं कि हमारी जो सर्विसेज है वो बिल्कुल सीधी है। अगर आपको अपनी वेबसाइट बनानी है, आपको अपना सॉफ्टवेयर बनाना है, आपको अपनी सोशल मीडिया मार्केटिंग करवानी है, डिजिटल मार्केटिंग करवानी, एड्स करवाने, वो काम जिससे आपका बिजनेस बढ़ सकता है, हम वो सारे काम आपको करके देंगे। और इसके अंदर हमने बहुत एक अच्छा काम किया है इन कंपनी कि कोई भी ऐसा क्लाइंट जो कि इस्लामी तौर पे हराम काम पाया जाता है, मिसाल के तौर पे गैम्बलिंग, मिसाल के तौर पे अल्कोहल, इस तरह की कोई भी इंडस्ट्री अगर हमारे पास आती है तो हम उसको सिरे से ही मना कर देते हैं, क्योंकि इससे हमारा ज़मीर मुतमईन नहीं होता कि हम जो कमाई करने वाले हैं वो आया हलाल होगी या हराम होगी। और इस तरह का वाकया मेरे साथ एक बार नहीं 2-3 बार हुआ है। रिसेंटली हमारे पास एक क्लाइंट्स हैवी अमाउंट ऑफ डॉलर्स लेकर आया, उसने सिर्फ ये कहा कि मुझे जो है वो अल्कोहल क्या बैरल है, इसकी मेरी वेबसाइट है, आपने इसकी वेबसाइट बना के देनी है, उसके बाद इसकी मार्केटिंग करनी है। अब अल्कोहल के बैरल्स की अगर हम वेबसाइट बनाते हैं तो चले टेक्निकली कुछ इसमें जुमरा पाया जा सकता है कि ये किस हद तक सही है कि हम सिर्फ वेबसाइट बना के दे रहे हैं, लेकिन जब उसके बाद हमने आगे फर्दर स्टडी किया उसको, क्योंकि मेरा रोल स्ट्रेटजी मैनेजर का भी है, तो मैं स्ट्रेटजीज भी बनाता हूँ किसी बिजनेस की कि वो सबसे पहला क्या स्टेप करेगा, दूसरा क्या करेगा, तीसरा क्या करेगा और एंड गोल उसका क्या होगा कि वो कामयाबी हासिल करे। तो जब मैंने उसकी स्ट्रेटजी पे डिस्कशन की और उसकी थिंक ऑफ किया और उसकी चीज़ें निकाली तो मुझे पता चला कि एंड गोल इसका ये है कि हम ये बैरल्स जाके बेचें। तो हमने उस क्लाइंट को मना कर दिया कि ये इस्लामी वैल्यूज़ के खिलाफ है। इससे क्या हुआ कि हमारे पास जितने भी टीम में काम करने वाले लोग हैं उनका दिल मुतमईन हो गया कि हम जिस जगह काम कर रहे हैं यहाँ पे कोई हराम का अंसर नहीं। अच्छा बशारत, इसमें साइड इफेक्ट्स भी हैं, हम देख रहे हैं डार्क वेब भी आ रही है। डार्क वेब में आप देखें कैसे कैसे इलीगल काम हो रहे हैं, बिल्कुल ऐसे। तो फिर इसके बारे में आप क्या कहेंगे? अच्छा देखें, जहाँ तक डार्क वेब का ताल्लुक है, ये एक ख़ास किस्म की वेब एप्लीकेशन है जो कि आम लोगों तक जिसकी रसाई नहीं है, जिसके लिए आपको एक स्पेशल ब्राउजर। अच्छा, लेकिन इनकी रसाई आम लोगों तक है? इनकी रसाई आम लोगों तक है क्योंकि इसके पीछे मोस्ट ऑफ द टाइम हैकर्स मौजूद होते हैं जो कि आपकी हर डिवाइस पे आपको पकड़ के रखे होते हैं। आपके पास अक्सर एक छोटा सा व्हाट्सएप मैसेज आता है कि इस लिंक पे क्लिक करो, इस लिंक पे क्लिक करो, आपको पैसे मिल रहे हैं, इस लिंक पे क्लिक करो, एक फॉर्म भर दो, इस लिंक पे क्लिक करें, ये करें। तो ना करें क्लिक। आप किसी भी ऐसे लिंक पे क्लिक ना करें जिसे आप जानते ना हो, until unless। अच्छा, और बड़ी बड़ी कंपनीज की तरफ से आ रही है, यूनिलीवर, आपका होता क्या है कि आपके पास unilever.com एक वेबसाइट है, ठीक है। अब वो .com ओरिजिनल वेबसाइट है। अब आपको जो लिंक भेजा जाता है वो भेजा जाता है unilever.co, unilever.org, unilever.pk, इस तरह का लिंक भेजा जाता है जो कि ओरिजिनल उनका एक्सटेंशन नहीं है। आप किसी भी कंपनी पे कॉल करते हैं तो उनका एक्सटेंशन होता है, आप गलत एक्सटेंशन में दबाते हैं तो वो लिंक आपकी आईपी, आपका यूजर का डाटा, वो सब चीजें ट्रैक कर सकते हैं सिर्फ एक क्लिक के थ्रू। तो बराए मेहरबानी कोई भी ऐसा लिंक आए उस पर क्लिक ना करें। और जहां तक रहा इंटरनेशनल क्लाइंट्स का सवाल, अगर हम उसे अच्छी सर्विसेज देंगे तो इससे क्या होगा कि हमारी इकोनॉमी भी बेहतर होगी, उनका ट्रस्ट भी हमारे ऊपर बेहतर होगा और हम अपने पाकिस्तान को भी आगे अच्छी राह पे गामजन करेंगे। ये देखिए जी, बड़ी इन्फॉर्मेटिव गुफ्तगू बशारत साहब कर रहे हैं। और ये भी बताइए, जो इंटरनेशनली हमारे पास चीज़ें
लैंड होती हैं, चाहे वो कॉल्स की सूरत में, चाहे हमें मैसेजेस की सूरत में, चाहे सोशल मीडिया पे हमें ईमेल्स की सूरत में। आपने कहा कि हैकर्स हैं, वो डिवाइस लगाते हैं, वो बैठे इधर ही होते हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश, इनको ही हम कंसीडर करें या ये हमें बाहर बैठ के भी फ्रॉड हो जाएगा? नहीं, देखिए जिस तरह जालसाज लोग पाए जाते हैं वो एक तादाद होती है कि किस जगह ज्यादा है किस जगह कम है, पाए हर जगह जाते हैं। लेकिन अभी हमने थोड़ा सा कहा कि बदकिस्मती से एशिया की साइड में ये हमारे पास ज्यादा है। लेकिन दुबई हमारा, इसके अलावा अफ्रीका, हर मुल्क में फ्रॉड होता है। लेकिन उसमें ये है कि आप उसकी अगर कंप्लेन करते हैं तो वो पकड़ाई में आ जाते हैं। लेकिन इंटरनेशनल क्लाइंट जल्दी पकड़ा नहीं जाता क्योंकि हमारी वहाँ रसाई नहीं है। हमारी वहाँ एक ने वहाँ बोल दिया कि हाँ मैंने आपको डॉलर में पैसे भेज दिए, उसे स्क्रीनशॉट भी भेजा, देखें बैंक पूरा प्रॉपर ऐसा ही है, और आपके पास पैसे रिसीव नहीं हुए। और ऐसा ही है पाकिस्तान में। बदकिस्मती से एक ये भी बहुत बड़ा अंसर है, आप फ्रीलांस काम करें तो उसका एक बहुत बड़ा नुकसान ये है कि आपने किसी से डॉलर्स में पेमेंट मंगवाई, अगर वो बीच में कहीं फंस गई है तो आपको ना यूएस का बैंक सपोर्ट करेगा ना पाकिस्तानी बैंक सपोर्ट करेगा। और ऐसे बहुत सारे वाकयात मौजूद है जिसमें वो पेमेंट आज तक बीच में ही फंसी हुई है, बीच में फंसी। अगर उसने डिस्प्यूट कर दिया। अच्छा, एक बहुत बड़ा नुकसान, एक मैं आपको बाहर मुल्क में काम करने का ये भी बताऊं पाकिस्तानी लोगों के लिए खास तौर पे, कि अगर हम बाहर मुल्क काम करते हैं, आपके पास हमेशा पाकिस्तानी बुरे नहीं है, कुछ हमारे गोरे क्लाइंट्स हैं वो भी अच्छे नहीं होते। ऐसे कई मरतबा वाकयात हुए कि आपके पास एक क्लाइंट आया, उसने कहा कि मुझे अपना फेसबुक पेज मोनेटाइज करवाना है या मुझे वेबसाइट बनवानी है। उसने पूरी वेबसाइट बना दी, आपको उसने मिसाल के तौर पे $500 की फीस दे दी कि मेरी वेबसाइट आपने बना दे। अब उसने अपने बैंक को किया चार्ज बैक के, अपने बैंक को रिफंड किया कि मुझे रिफंड चाहिए, इस बंदे ने मेरा काम सही नहीं किया। उस केस में बैंक आपकी बात कहीं नहीं सुनेगा, वो फौरन ही पैसे रिफंड कर देगा और वो आपसे काम भी पूरा ले लेगा। और ये रिफंड वो 3 महीने बाद भी कर सकता है। मिसाल के तौर पे आपने पैसे लिए, 3 महीने बाद भी वो क्लाइंट चाहे तो आपके अकाउंट से रिफंड करके वो पैसे लेके जा सकता है। तो फ्रॉड हर जगह पाया जाता है, लेकिन कहने का मकसद ये कि पाकिस्तान में थोड़ा सा ज्यादा है, इंटरनेशनली लोग कम करते हैं। अच्छा, तो हमें इन चीजों का एटीएम हमारे सेफ हैं, हमारे एटीएम कार्ड सेफ है तब तक जब तक हम किसी को अपना पिन ना बताएं। अच्छा, आपसे हमेशा कहा जाता है कि जब भी आप रेस्टोरेंट जाएं या आप पेट्रोल स्टेशन जाएं तो किसी को कार्ड देके अपना पिन ना बताएं, क्योंकि आपका पिन आपका बहुत एक खास है। और दूसरा ये कि कोशिश करें कि मशीन को अपने पास बुलाएं, वेटर को या पेट्रोल पंप स्टेशन पे जो लड़का खड़ा हुआ है उसको कार्ड न दें, क्योंकि अगर आपके कार्ड का सीवीसी नंबर और उसका कार्ड का पूरा नंबर कोई देख लेता है तो वो इजीली आपके इंटरनेट पे जाके शॉपिंग कर सकता है ई कॉमर्स पे बगैर किसी पिन को डाले। इस पे आते हैं सर, इस पे आते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बीच में एक इस तरह के स्कैंडल भी आए कि लोगों के क्रेडिट कार्ड खाली हो गए भाई, लोग कर गए शॉपिंग। एक वक्फा लेते हैं सर, वक्फे के बाद आते हैं। सुबह सवेरे वीनस के साथ, सुनहरी रोशनी के साथ, साए का पीछा करते हुए सजीद हुसैन, खुशी के साथ ऑन एयर, आपके और मेरे लिए सूरज की रोशनी का इशारा। सुबह सवेरे वीनस के साथ, सुनहरी रोशनी के साथ, साए का पीछा करते हुए सजीद हुसैन, खुशी के साथ ऑन एयर, आपके और मेरे लिए सूरज की रोशनी का इशारा। ब्रेक के बाद सर खुशामदीद प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और बशारा से हम बात कर रहे थे सर, बहुत सारी बदकिस्मती है सोसाइटी की, हमारे लोगों की, मतलब मामू बना दिए जाते हैं, पढ़े लिखे लोग, बाशऊर लोग, उनके अकाउंट खाली कर दिए जाते हैं, उनके क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग कर दी जाती है, उनको पता तक नहीं होता। तो ये इससे कैसे बचा जाए? ये बड़ा फ्रॉड है सर, इससे बचे कैसे हम? अच्छा, जैसे हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे कि हम अगर कहीं भी शॉपिंग करने जाते हैं, कहीं भी रेस्टोरेंट पे खाना खाने जाते हैं, कहीं भी हम फ्यूल स्टेशन जाते हैं, तो कोशिश करें कि मशीन को अपने पास बुलाएं रादर देन आप अपना कार्ड किसी को दें, क्योंकि अगर किसी शख्स ने आपके कार्ड की पिक्चर ले ली या डिटेल्स नोट कर ली फ्रंट और बैक की, तो उससे क्या होगा कि आपके कार्ड की सारी इन्फॉर्मेशन अब उस शख्स के पास है, वो उस कार्ड की इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हुए
बगैर किसी पिन के। नहीं, कैसे यूज करेगा वो लाएगा कहाँ से कार्ड? सिर्फ आपने जब ई कॉमर्स की वेबसाइट पे जाना है तो अच्छा, कार्ड नंबर ओके। और उसका सीवीसी डेट और एक्सपायरी लिखनी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं लिखना। अक्सर और बेशतर आपका ओटीपी पासवर्ड जो वन टाइम पासवर्ड मोबाइल पे आता है वो भी किसी वेबसाइट पे स्किप हो जाता है। नहीं तो वो वेबसाइट जो शॉपिंग वेबसाइट्स हैं वो सीक्रेट क्वेश्चंस वगैरह नहीं पूछते? नहीं, कोई सीक्रेट क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, सिर्फ और सिर्फ आपका कार्ड नंबर, डेट ऑफ एक्सपायरी और सीवीसी कोड, ये 3 चीजें पूछ के आप कोई भी ऑर्डर कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद वो आप ऑर्डर लें, मार्केट में जाके उसको बेच दें या इस्तेमाल करें या कोई अच्छा, एटीएम मशीन्स पर एक मशीन भी लगाई जाती है जहां पर आप कार्ड स्वाइप करते हैं, तो वो क्या चीज़ होती है? बेसिकली एटीएम मशीन पे ये पहले बहुत सारी वीडियोस वायरल हो रही थी कि एक मशीन लगा दी जा रही थी कि जैसे ही आप कार्ड एंटर कर रहे थे तो वो उसकी तस्वीर ले रही थी और जब आप कार्ड निकाल रहे थे तो वो तब भी तस्वीर ले रही थी। लेकिन मैंने अब तक जो नोटिस किया है एटीएम पे फिलहाल ऐसा कोई फ्रॉड मौजूद नहीं है। ये मेरे हिसाब से अगर कहीं था भी तो ये हटा दिया गया है। लेकिन अगर आप किसी भी एटीएम जाएं तो एक मरतबा जो उसके ऊपर नीचे मशीन है उसको हिला के देख लें कि वो कहीं से कोई हिल तो नहीं रही, कोई एक्स्ट्रा चीज तो नहीं लगी हुई, एक बार अपनी तसल्ली के लिए। और एक बड़ा अच्छा जोक मेरे जहन में आ गया इसी को देखते हुए। हमारे पाकिस्तानी की आदत है कि वो एटीएम में जब कार्ड डालते हैं, पैसे एंटर करते हैं, पैसे निकल आते हैं तो फिर उससे गिनते भी हैं, एंटर भी खुद ही करते हैं और गिनते भी है। तो क्या आपको मशीन पे भरोसा नहीं है? बराए मेहरबानी दूसरे लोगों का वक्त जाया ना करें। आपने एटीएम से कार्ड डाला, नहीं पैसे निकाले, देखें अब क्योंकि आप तो बगैर गिने बाहर आ जाए। बशारत मेरी दुखती हुई रग को छेड़ दिया है और वो रग है ये कि सर ये हाथ जोड़ के उन लोगों से ये मेरी रिक्वेस्ट है एसी का मजा ना ले कि वो जो एटीएम जाते हैं और फिर वो बाहर नहीं आते, पता नहीं अंदर क्या कर रहे होते हैं, कितने लोगों को पैसे पीछे लाइन लगी हुई होती है। और फिर अगर उनका आप दरवाज़ा नॉक करें या उनको कहें मोहतरमा या सर वो पीछे लोग खड़े हैं, तो वो कहते हैं भाई हम भी तो काम कर रहे हैं। तो फिर क्या ये एटीएम हम आपके घर पे आपके ड्राइंग रूम में तो लगवाने से नहीं रहे? ठीक है, तो मैं फिर उनको कहता हूँ भाई आप ये एटीएम ले जाओ, अपने साथ ले जाओ, फिर हम भी यहाँ से जाते हैं। तो एक मतलब सिविल एक सिटीजन की बड़ी जिम्मेदारियाँ हैं। मैं ज़्यादा बता रहा हूँ, 1 मिनट का गेम है ये, विद इन अ मिनट, ऐसे ही ऐसे ही। ये सिर्फ 1 मिनट में आप ट्रांजैक्शन अपनी ले सकते हैं। और अगर आपकी 2 ट्रांजैक्शन है तो 3 मिनट कैलकुलेट करें, इससे ज़्यादा नहीं है। लेकिन सर 15-15 मिनट आप अंदर क्या करते हैं? बाहर लोगों को तकलीफ, बाहर लोग तकलीफ में होते हैं, किसी को इमरजेंसी है, किसी को हॉस्पिटल जाना है, किसी का अल्लाह ना करे एक्सीडेंट हुआ है, किसी को इमरजेंसी पैसे चाहिए, लेकिन आप ओके डीट बने हुए हो, आपने बाहर आना नहीं है, दरवाज़ा अंदर से लॉक किया हुआ है आपने, और आप अपनी मर्जी से पता नहीं अंदर क्या खेल कूद रहे हो। मशीन पे भरोसा रखें, पैसे निकलने के बाद गिने ना, मशीन कुछ हद तक सही काम करे। कोई कंप्लेन हो, कोई नोट खराब है, कुछ भी है, आपने जब मशीन से पैसे निकाले। अच्छा, मशीन से जाली पैसे निकलने की भी शिकायत है? नहीं, मैंने आज तक नहीं फेस किया। मैंने भी नहीं किया भैया, 12 साल से एटीएम यूजर हूँ, मैंने आज तक ऐसा कुछ फेस नहीं किया। हाँ, अनटिल अनलेस आपको बैंक से कोई भी कंप्लेन हो तो उनके कॉल सेंटर्स मौजूद है, आप फौरन इत्तला दें। आप के मेरे घर के नीचे एक एटीएम है, वो अक्सर और बेशतर कैश आउट हो जाता है या उसमें कोई तकनीकी खराबी आ जाती है, तो एक अच्छे शहरी होने के नाते, दूसरों की मदद करने के नाते आप उस चीज की आवाज उठाएं। आप कॉल सेंटर पे कंप्लेन करें कि सर ये एटीएम नहीं चल रहा, बराए मेहरबानी से आगे फिक्स करें। आगे बढ़ जाते हैं। आगे छोटी सी मिसाल मैं आपको और ऐड करना चाहूंगा। हमारे यहाँ लोग तनकीद बहुत करते हैं रादर देन अपना कोई मशवरा या तो कोई फीडबैक या तो फिर उसकी कंप्लेन करने की। अभी हालिया दिनों में मैंने एक ट्रैफिक जाम की सूरत हाल देखी। हम सब के पास मोबाइल है, डिजिटल डिवाइस है, आप सिंपली कॉल उठाएं। अगर आपको आसपास ट्रैफिक पुलिस नहीं दिख रही तो आप बराए मेहरबानी इदारों को कॉल करके बताएं कि यहाँ पे ये मसला हो गया है, आप प्लीज इसे आगे देखें। कहीं के इलेक्ट्रिक की है, कहीं कोई भी, हमारे इदारे बहुत डिजिटल हो गए, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं पाकिस्तान में। अब इदारे अब हर चीज में जिद्दत आती जा रही है। इवन आप देखें आपके मोबाइलों पे एफबीआर के मैसेजेस भी आना शुरू हो गए कि आपके टैक्स पेमेंट बाकी है, आप टैक्स अदा करें, इतने साल के आपने शॉपिंग की है। तो लिहाजा आप डिजिटल सर्विसेज को यूज करें और इत्तला दें गवर्नमेंट। बशारत का कहना है जरा सा जिम्मेदारी से काम लें। और डॉक्टर साहब से एक गज़ल सुनने का हमारा मन कर रहा है, और वो गज़ल अपने ज़माने की कहें कि शहनशाह गज़ल है सर, फरीदा खानम, जो कि आज भी सुनी जाती है। तो वो इश्क जो हमसे रूठ गया, अब उसका हाल सुनाएं क्या, कोई कहर नहीं, कोई महर नहीं, ये किस्सा और सुनाएं क्या। तो बड़े सुर में और बड़ी बेहतरीन गज़ल, अब क्योंकि हमारे मुल्क में टैलेंट की कमी नहीं है। सर डॉक्टर साहब कैसी है ये? हाँ, अच्छी बहुत है। फरीदा खानम बहुत अच्छी सिंगर है।
तो गाना है, ये इश्क जो हमसे रूठ गया, ये इश्क जो हमसे रूठ गया, अब उसका हाल बताएं क्या, ये इश्क जो हमसे रूठ गया। कुछ याद रहा कुछ भूल गए, पर दिल को संभाले क्या, एक दर्द की महफिल सजी रही, एक खलश सी दिल में बसी रही, क्या बात है। जो दिल पे गुजरी सो गुजरी, पर आंखें चमकाएं क्या, क्या बात है। ये इश्क जो हमसे रूठ गया, अब उसका हाल बताएं क्या, एक हिजर कुछ जो ख्वाब हमको लाहक है, क्या देर उसे बहलाएं क्या, कुछ ख्वाब अधूरे रह गए, कुछ दिल के सहारे रह गए, अब उन अधूरे ख्वाबों को आँखों से लगाएं क्या, ये इश्क जो हमसे रूठ गया, अब उसका हाल बताएं क्या बात है, क्या बात है। जो इश्क जो हमसे रूठ गया। अच्छा डॉक्टर साहब, आपकी फेवरेट सिंगर कौन थी? नूरजहां? मेरी फेवरेट सिंगर नूरजहां है। कराची में उसकी दफन है, मज़ार कहें या कब्र कहें, फेज़ 8 में डिफेंस में। हालांकि लाहौर में पूरी उम्र रही, लेकिन दफन इधर हुई। मैं फातिहा भी पढ़ के आया था। अच्छा चले जी, हम लास्ट सेगमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। एक आखिरी सेगमेंट, एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद आते हैं। सुबह सवेरे वीनस के साथ, सुनहरी रोशनी के साथ, साए का पीछा करते हुए सजीद हुसैन, खुशी के साथ ऑन एयर, आपके और मेरे लिए सूरज की रोशनी का इशारा। सुबह सवेरे वीनस के साथ, सुनहरी रोशनी के साथ, साए का पीछा करते हुए सजीद हुसैन, खुशी के साथ ऑन एयर, आपके और मेरे लिए सूरज की रोशनी का इशारा। ब्रेक के बाद खुश आमदीद और आखिरी सेगमेंट है, और आखिरी सेगमेंट में हम डॉक्टर साहब से पूछेंगे पसंद नापसंद। डॉक्टर साहब, सियासतदान कौन पसंद है? सियासतदान मेरा जुल्फ़िकार भुट्टो बचपन से पसंद है, और वो डॉक्टर खालिद मामून सुमरो भी अच्छा उधर करता था। उसका बेटा पसंद है? हर ईद पे करता, मेरा रूममेट रहा है। अच्छा माशाल्लाह। उसका बेटा पसंद है? उसका बेटा पसंद अपना अपना, उसका इतना मैंने तवज्जो नहीं दी। वो खालिद मामून सुमरो दोस्त की टाइप था। अच्छा। और मेरा रूममेट था ना। ठीक है। हाँ, एक ही रूम में रहते थे। कोई खातून एक्ट्रेसेस, कोई खूबसूरत लड़की, कोई ऐसी एक्टर वो पसंद आई? खूबसूरत लड़की तो है ज़हन में, नाम थोड़ी बताऊंगा आपको। अच्छा। खूबसूरत लड़की का कैसे? नहीं सर, एक्ट्रेसेस कोई पाकिस्तानी, मायरा खान लाइक। मायरा खान मैंने देखी है आर्ट्स काउंसिल में, फिजिकली देखी है सामने। मजा नहीं आया? मज़ा नहीं आया। अच्छा, मैं भी आपको पसंद शायद। नहीं? मुमताज़, जैसे पहले बताया, मुमताज़ है। ये ज़ेबा बहुत अच्छी थी। ज़ेबा। अच्छा अच्छा। जाग उठा इंसान में ज़बरदस्त उसका, और हीरा और पत्थर में, अरमान में, बहुत सारी फिल्मों में उसने काम किया। ज़ेबा बहुत रीमा? अच्छी, अच्छा, उस खूबसूरत। वक्त की बहुत रेशम दिलों भी पर थी, राज किया रीमा ने। भी थी। वो आपके ज़माने की है, हमारे ज़माने की ज़ीबा है। ज़ेबा है। अच्छा चले। ये भी हो सकता है। चंचल दीबा, चंचल, चंचल समझ रहे हैं ना, चुलबुला जी ऐसे, चंचल दीबा। अच्छा। हाँ, उसके बाद ग्रेजुअली ये आ गई, अपना मुमताज़ आई, बाकी भी आई, लेकिन वो शुरू में ज़ेबा अच्छी थी ना। वो आपके कोई- जमाने की है। हाँ, कोई रोल ज़माने- मॉडल? रोल मॉडल मेल फीमेल कौन सा? नहीं नहीं, मेल मेल। मेल में रोल मॉडल अगर
कहें तो जुल्फकार भुट्टो रोल मॉडल है। ओफो। मैं एक वाकया सुनाऊंगा। जी जी। मैं एक दफ़ा ईद पे गया अलमुर्तज़ा में, उस वक्त प्राइम मिनिस्टर था, तो आया उसके साथ अपना, हम तो ईद पे ज़्यादा लोग नहीं थे, थोड़े थे, काम से गए थे, 73 की बात है। तो भुट्टो साहब आया, पेलोमुदी था ना वो जर्नलिस्ट आपके कबीले का आदमी, उसके साथ आया, उसको कुत्ता भी। तो भुट्टो साहब, अभी मैं इंस्पायर होके वज़ीर आज़म तो बनने से रहा, वो तो नहीं बन सकता था, लेकिन भुट्टो साहब के कोट पे नेवी कलर फुल सूट पहना हुआ था, पेट फुल सूट पहना हुआ था, उसके जो बटन थे ना भुट्टो साहब के कोट के, वो कपड़े के बने हुए थे। मैं उससे इंस्पायर हुआ, बताएं। घर जाके वो कोट सिलवाया, वो बटन कपड़े के बनवा के, जबरदस्त। इंस्पायर उसको फॉलो क्या किया। बात तो रोल मॉडल मेरा भुट्टो साहब है, लेकिन उस और उस पे हम पहुंच नहीं सकते। फीमेल फीमेल ड्रेसिंग में आज तक मैं अभी रिसेंटली मेरा इस्लामाबाद जाना हुआ और म्यूजियम में मैंने कायद आज़म की एक वो फोटो और वो बनी हुई देखी, मुजस्समा कायद आज़म का। तो आज भी वो देखें तो ऐसा लगता है वो लाइव ऐसे सोफे पे बैठे हुए। और मैंने ये बात कई जगहों से सुनी है कि ड्रेसिंग में आज तक कायद-ए-आज़म जैसी ड्रेसिंग कोई नहीं कर सका। सही उस है। दौर से लेकर आज तक हाँ। जो बेहतरीन अंदाज की वो ड्रेसिंग, टोपी, कोट, लेकिन वो हमारे जमाने का नहीं था ना। भुट्टो को मैंने फिजिकली 100 मरतबा देखा ना, बताएं। शेकन किया बहुत, आखिरी बड़े दफा। सगीर के अंदर ड्रेसिंग में मैं कहता हूँ कायद-ए-आज़म को कोई टक्कर नहीं दे सकता। लेकिन हमने देखा नहीं, ऐसा ही उससे पहले था, कपड़े तो वाकई अच्छा डॉक्टर साहब, फीमेल हर में कोई चीज आपकी वो रोल सरदार मॉडल? पीते थे, स्टाइल बिल्कुल उनका सर स्टाइल। जी, फीमेल डॉक्टर साहब, फीमेल में कोई? फीमेल में हाँ, जी, जो आपके जहन में है वो बता दें। नहीं जिसने दिल को छुआ हो। दिल को छुआ, तो मेरी बीवी ने मेरे को दिल को छुआ है। घर वापस मेरे जाना है साथ शायद। डॉक्टर साहब ने घर जो मेरे वापस जाना साथ है। 54 साल से है। सही। जबरदस्त, और बेहतरीन। अल्लाह पाक उनकी सेहत और तंदुरुस्ती दे उनको और आपको। और फिर एक ही शादी की सर? एक की शादी है। अच्छा अच्छा, मुझे किसी ने एक मुहावरा बताया कि शादी एक या फिर तीन, बोला दो लड़ती हैं आपस में। ये सही है, आपकी बात सही है। देखें, शादी एक कर, अगर दूसरी कर ली हाँ, फिर वो बंदा 4 कर लेगा। है ना? हाँ, आदत पड़ जाएगी, बिल्कुल समझ जाएगा ना भाई। पहले डरेगा दूसरी शादी करने से। अच्छा पहले डरेगा यार क्या होगा, दूसरी अगर कर ली बस तो फिर काले तीसरी भी कर करेगा। गया, फिर तीसरी भी करेगा, चौथी भी कर लेगा। अच्छा, फिर इसीलिए उसकी बेगमात लड़ना बंद लड़ना करने आपस की। में वो मैनेज करेगा ना, 2 करेगा, मैनेज कर लिया अगर उसने, तीसरी भी करेगा, चौथी भी करेगा। ओके ये ट्रेंड है बाकायदा। ओके, तो करनी चाहिए। करनी नहीं चाहिए। देखें, करनी नहीं चाहिए। कैसे? आप इंसाफ बिल्कुल नहीं कर सकते। नहीं कर सकते? ये हदीस जो है ना वो बताएं। दूसरे तनाजुर में है। हाँ, वो अगर उस पे दूसरे ज्यादा तनाजुर में आप कंसंट्रेशन इंसाफ करें नहीं कर ना, सकते। इंसाफ बिल्कुल नहीं कर सकते, बच्चे रुल जाते हैं, ओके, बिल्कुल रुल जाते हैं, पता है। मैसेज आपसे लेना है। आपका मैसेज बड़ा इम्पोर्टेंट है। आजकल का नौजवान बड़ा मायूस है, क्या वाकई मायूसी, देखें मैं भी नौजवान था, हर कोई होता है जवानी में, वीएन पता नहीं चलता क्या करना है, हर कोई होता है। बाहर जाएं बाहर जाएं, हाँ। मायूस हो गया है, बाहर जाएं, इधर हालात ऐसे हैं तो सोचते हैं बाहर जाके पैसा ज़्यादा कमाना पड़ेगा। हाँ। लेकिन मैं अगर आप कहें तो मैं अपने बच्चों की कोट करूंगा। मेरे 3-4 बच्चे हैं, एक तो बेटी है, वो तो अपने 3 बेटे हैं, 2 जो है वो इधर इतने सक्सेसफुल नहीं हो सके, तो बाहर गए। एक बेटा सक्सेसफुल हुआ इधर, तो उसने इधर ही रहना पसंद किया, क्यों बाहर जाए। जबरदस्त। ये है कि अगर आप इधर सक्सेसफुल हो जाते हैं पाकिस्तान में, मुल्क क्यों छोड़ें। क्या बात है। अगर नहीं तो फिर छोड़ भी सकते हाँ, ये तो हैं। है। कोई हमारे तो ऐसा issue नहीं है। मजहब में भी है कि अगर एक जगह से आपको नहीं सक्सेस मिल रही तो आप अपनी जगह तब्दील करके देखें। हाँ, लीव इट करें, जगह तब्दील करके जगह तब्दील देखें। करके। बशारत, क्या मैसेज देंगे? नौजवान बड़े मायूस हैं यार। अच्छा, मैं नौजवानों की मायूसी में, मेरा कुछ दिनों पहले भी ये टॉपिक एक डिस्कस हो रहा था एक मीटिंग में कि हमारे पास आजकल मटेरियलिस्टिक सोसाइटी हो गई है। हम यूट्यूब और फेसबुक पे लोगों को देखते हैं कि लोगों ने लैंड क्रूजर ले लिए, कारें ले ली हैं, बंगले ले लिए, दिखा रहे हैं हमको कि मैंने डिजिटल से इतना कमा लिया है, मैंने स्टोर बनाया, मैंने ये किया, मैंने वो किया। अब हमारा जो नौजवान 16-17 साल का जिसने भी मैट्रिक की है, बताएं। वो देखता है इसको कि यार
वो तो वीगो डाले में घूम रहा है, वो लैंड क्रूजर में घूम रहा है, इतने बड़े बड़े घर ले रहा है, अब वो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। बजाय इसके कि वो किसी अच्छी चीज की तरफ मेहनत करने के वो शॉर्टकट्स ढूंढता है। जिस तरह अभी हमने डिस्कस किया, बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, उन पर पैसा लगाओ पैसा मिलेगा, ये शॉर्टकट्स हैं। आपको पता है कि हम जब 90s के दौर की बात करें तो लक्ष्मी चिट फंड जो हमारी गैर मुल्की मूवी में दिखाया गया था वो उस वक्त भी नहीं चला, पाकिस्तान में डबल शाह भी नहीं चला, और जितने भी फ्रॉड आए वो कभी भी नहीं चले। आपने कहीं इन्वेस्टमेंट की, उस पर पैसे मिलने लग जाए, कहीं नहीं चले, सिवाय उसके कि जो आप कौमी बचत बैंक में जमा करवाते हैं जिसपे आपको एक फिक्स अमाउंट मिलती है, और वो लिहाजा और वो सूद है ना, और वो सूद है, उस पे फिर इस्लामी भी है गैर इस्लामी भी, वो एक अलग टॉपिक है। इज्तिहाद होना चाहिए, इस चीज पे इज्तिहाद होना चाहिए, मशवरा होना चाहिए, इज्तिहाद होना क्योंकि चाहिए, एक आदमी रिटायर्ड होता है, पेंशनर है, वो क्या कर सकता है, बिजनेस नहीं कर सकता, ऐसा ही है। कहाँ इन्वेस्ट करे, तो वो रखेगा, बैंक में भी रखेगा तो भी वो सूद है। खैर वो इस्लामी और गैर इस्लामी तो मेरा इसमें छोटा सा स्पेस है ये कि इज्तिहाद होना चाहिए, उलमा आपस में बैठ के डिसाइड करेंगे वाकई सूद ये है। बड़ी इंपॉर्टेंट, ये तो ऐसा ही है। डॉक्टर साहब आपने तो मेरे मुंह की बात की। I एक love तो you ये कि इस उलमाए पे कराम ये को बड़ा इंपॉर्टेंट है retired कि person हमारे के यहाँ लिए। एक मिथ है कि ये जी। सूद है, जी इस पे इज्तिहाद होना चाहिए, हाँ, बिल्कुल तो ऐसे बैठे आप इस पे- ब्लंटली नहीं कह सकते सूद है, ऐसे नहीं कह सकते। और मैं साजिद साहब पे नौजवान इत्याद को नहीं। एक मशवरा भी देना चाहूंगा। क्यों- माज़ा डॉक्टर एक साहब सेकंड, एक जी सेकंड। जी क्यों कि इस्लाम सहूलत चाहता है, हाँ इस्लाम सहूलत सहूलतें देता है, सहूलत ऐसा ही है, देता है, ऐसा ही। सहूलत चाहता देता है सब तो सहूलत है। अभी यंग है, बैंक में क्यों रखे, बिजनेस करें, बिजनेस तो करें। फायदा होगा, ऐसे ही। इसलिए आराम है सूद। अगर तो आप अरबपति हैं तो फिर आपके लिए तो सूद है, हाँ हाँ और अगर आप नहीं हैं, हाँ, ये आपने कहा कि एक रिटायर आदमी है, बुजुर्ग आदमी है, वो हाँ, अपना बुजुर्ग पैसा आदमी है, वो कहाँ हर करे, किस्म के हैं ना, हाँ, हर बिल्कुल किस्म के हैं, कोई लोअर लेवल का है, कोई अपर लेवल का अच्छा है। एक फीमेल है, उसके कोई और है भी नहीं, बेवा है, बेवा है, बच्चों का क्या करें। ऐसा ही। तो नौजवान को जो मैं अपनी छोटी सी मशवरा देना चाहूंगा, आप कोई भी स्किल सीखें, उसके पीछे लग जाएं। दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं जो कभी खत्म हो, सिवाय उसके कि वो चीज जो ऑब्सोलीट होने वाली है। हाँ, आप उसको नए तरीके से आजमा सकते हैं, जिस तरह हमारी डिजिटल फील्ड में कंटेंट राइटिंग को बोला जाता है कि ऑब्सोलीट हो जाएगा, लेकिन Obsolete हो जाएगा। अगर आप दूसरे तरीके से देखें तो चैट जीपीटी की मदद से भी तो कोई बंदा लिखवाएगा ना, उसे प्रूफ रीड करेगा। तो लिहाजा आप अपनी स्किल में महारत हासिल करें, चाहे वो वीडियो एडिटिंग हो, ग्राफिक्स हो, कंटेंट हो, आप किसी एक फील्ड में जुड़ जाएं और उसी में आगे जिद्दत इख्तियार करें, कामयाबी आपको मिलेगी। शॉर्टकट किसी तरफ ना भागे। आपके पास अगर इतना पैसा बच जाए जिसका आपको ज़ाया होने का डर ना हो, तो वो आप शॉर्टकट्स में डालें, उसके लिए खुला मशवरा है। लेकिन अगर आपके पास हार्ड एंड मनी ही 50,000 बैंक में है और कोई आपको कहता है कि यार ये 50,000 फला शॉर्टकट में डाल दो, आपको लाख रुपए मिल जाएगा, तो बराए मेहरबानी इसको ना करें। आप सिंपली कोई मेहनत से काम करें, कोई मेहनत से स्किल करें, उससे आगे लेके चलें, वो सर्विस दें, और शॉर्टकट्स पे जाना है तो आपके पास जो पैसे एक्स्ट्रा पड़े हैं वो इन्वेस्ट करें। एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? जी जी देखें, एक स्टूडेंट होते हैं, मिसाल के तौर पे आपने कहा स्किल सीखें, वीडियो एडिटिंग वगैरह, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, लेकिन डॉक्टर्स हैं उनकी तो हेवी होती है, और इंजीनियर्स हैं वगैरह वगैरह, उनकी एजुकेशन बहुत लंबा टाइम लेती है। तो ऐसा पॉसिबल है, मिसाल के तौर पे MBBS करता है तो कुछ अपने लिए सेल्फ फाइनेंस के तौर पे साइड में ये वीडियो एडिटिंग करें और उधर भी सर बिल्कुल ऐसी बहुत सारी क्योंकि बाद में ये भाई डॉक्टर बन गया, ये इज्जत की बात होती है, ऐसा ही है। ये भी तो मसला है। ऐसी बहुत इसलिए सारी तो मिसालें मौजूद भी हैं। अगर मैं आपको बहुत छोटी सी मिसाल दूं, हमारे कुछ टाइम पहले एक फेसबुक पे पोस्ट वायरल होती है, DIG साहब ट्रैफिक से ड्यूटी से फारिग होने के बाद वो शाम में बिरयानी का ठेला लगाते थे। कोई भी स्किल आप अपने प्रोफेशन के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं, चाहे वो एक ठेला लगाना हो या आप इसकी एक डिजिटल स्किल हो। लिहाजा अगर कोई शख्स डॉक्टर है और वो स्टूडेंट के टाइम पे अपनी वीडियो एडिटिंग का कोर्स कर रहा है और वो सर्विसेज फराहम कर रहा है, तो एक बेहतरीन मौका उसके लिए अपने लिए अर्निंग करने का। इसी के साथ ही साथ वो फ्यूचर में भी कंटिन्यू कर सकता है। एक डॉक्टर है, उसकी गवर्नमेंट जॉब लग गई है, 70-80 हज़ार रुपये फिक्स तनख्वाह है, अब उसके पास टाइम नहीं है, तो लिहाजा वो शाम में बैठ के वीडियो एडिटिंग की सर्विस बाहर मुल्क के क्लाइंट्स को दे सकते हैं। और अब तो खैर डॉक्टर्स के लिए भी बहुत डिजिटल चीज़ें आ गई हैं, ऑनलाइन डॉक्टरी वो प्रोवाइड करें, ऑनलाइन अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करें। ओला डॉग, जिस तरह के डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हमारे पास हैं, आप ऑनलाइन कंसल्टेशन दे सकते हैं। ऑनलाइन पेशेंट्स आपके पास आते हैं, वीडियो एडिटिंग पे आप उनको चार्ज कर, वीडियो पे आप उनको चार्ज कर सकते हैं कि मैं आपको वीडियो कंसल्ट करूंगा। तो हम चीज़ों को एक्सप्लोर करें तो हमारे पास बहुत सारे रास्ते, बस कहने का मकसद ये शॉर्टकट किसी तरफ ना भागे, किसी स्किल के पीछे जाएं जो आपको और फायदा दे। बिल्कुल फिर लॉन्ग टर्म आप जाएं, प्लान्स को लेकर स्लोली ग्रेजुअली आप अपने उन
एम्स को हासिल कर लेते हैं। ऐसा ही है। टाइम लगता है, थोड़ा सा मेहनत रिक्वायर्ड होती है। ऐसा नहीं है कि बस जल्दी जल्दी से आप वो शेख चिल्ली ना बने, वो फिर ख़त्म हो जाती है सब चीज़ें। तो स्लोली ग्रेजुअली आप चलें, और सबसे बड़ी बात है अल्लाह ताला पर यकीन, ये आपको जितवाएगा। बेशक। और फिर धोखा ना दें किसी को। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आप एक मंजिल तय तो करते हैं, लेकिन आपके दरमियान बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और आप एक डिसाइड कर लेते हैं कि मैंने पहले इस पे पाँव रखना है, फिर ये सीढ़ी चढ़नी है, फिर वो सीढ़ी चढ़नी है, और मैंने मंजिल नहीं, आज जो आप बीज बोएंगे कल वही आपने काटना है। पलट कर वापस आता हाँ, ये दुनिया है सर, ये गोल है, और जो जो आप इस दुनिया में करेंगे मकाफात अमल है वो आपके सामने आता रहेगा। तो अच्छा काम करें, अच्छे रिश्ते बनाएं, अच्छे दोस्त बनाएं, वेल विशर्स बनाएं, और इस मुल्क की तामीर और तरक्की में अपनी वैल्यू ऐड करें, और करप्शन से बचें। करप्शन एक नासूर है हमारी सोसाइटी के लिए। बहुत सारे गवर्नमेंट के ऐसे इदारे हैं, उनमें मुतादिद ऐसे एम्प्लॉइज़ हैं जिन पर ऐसे करप्शन के चार्ज हैं। बहुत सारे लोग रिटायर हो गए। हमारे पास डिफरेंट स्टोरीज़ हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम लाती है, हमें बताती है। फिर हम जब वो स्टडी करते हैं तो हमें पता चलता है एक क्लर्क लेवल का आदमी या एक इलाके का टाउन चेयरमैन इतनी करप्शन कर गया अरबों रुपए की, किसी को नहीं पता चला। और फिर उसको पता होता है कि मैंने तो मांडवाली करनी है, सबके साथ सेटिंग करनी है, मैंने एंटी करप्शन को भी देना है, मैंने नैब को भी देना है, तो बात ख़त्म। उसको डर खौफ, सज़ा और जज़ा के अमल को हमने बेहतर बनाना है। सिंध के एक मतलब पसमानदा एक डिस्ट्रिक्ट है कश्मोर, वहाँ के चेयरमैन लेवल का आदमी 17 साल से अरबों रुपए की करप्शन कर रहा है, किसी को पता ही नहीं। हमने जब बताया, हमारी टीम ने जब इन्वेस्टिगेशन की, तो पता चला वहाँ के बहुत सारे लोग उससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। फिर हमें धमकियाँ आना शुरू हो गई। तो फिर हम पब्लिक के एम्बेसडर हैं, हम नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा? और तो कोई नहीं बताता सर। ये अल्लाह ताला उसके लिए बंदे चुनता है, हर काम के लिए उसने बंदे चुनने हैं और फिर उनसे उनका काम लेना है। जैसे फ़िरौन के लिए भी एक को चुना गया था कि ये उसी के घर में परवरिश लेगा और उसी का कला कमा करेगा। तो हर चीज़ में अल्लाह ताला की मसलियत होती है। मुझे साजिद हुसैन, हमारी पूरी टीम को, डॉक्टर साहब आपका भी शुक्रिया, आप आए, आपका भी बेचारा शुक्रिया, और मेरी पूरी टीम का शुक्रिया जो आपको लाइव शो दिखाने में मदद करते हैं। और अम्मारा और साजिद को इजाज़त दीजिए, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। सुबह सवेरे वीनस के साथ, सुनहरी रोशनी के साथ, साए का पीछा करते हुए सजीद हुसैन, खुशी के साथ ऑन एयर, आपके और मेरे लिए सूरज की रोशनी का इशारा। दरख्तों में परिंदे गुनगुनाते हैं, नरम ठंडी और पूरा सुकून हवा का झोंका, चाय का एक कप, इतनी छोटी मुस्कुराहट छुपाने के लिए।